अगेंस्ट द गॉड्स अर्थात देवताओं के विरुद्ध। अध्याय 1916 से 1920। नमस्कार, आप कहानी में खो जाएं उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। धन्यवाद। देवताओं के विरुद्ध अध्याय 1916। कटी हुई आत्मा कहाँ? वह जाएगा, शुई मेइन ने रोते हुए कहा। ज्यादा चिंता मत करो, वह आएगा। आखिरकार वह अब नहीं रहा। अपना वाक्य पूरा करने से पहले ही उसकी आवाज खामोश हो गई। अंत में म्यूजुआनइन ने अपनी नजरें नीची कर ली और फुसफुसाई, मैं दूर से उसका पीछा करूंगी। जब तक मैं ऐसा करूं, कृपया शैतान रानी को इसके बारे में सूचित करें। वह कुछ लेकर आएगी। एमेन, शुई मेइन ने जवाब दिया जब यूचे की पीठ धीरे धीरे उनकी नजरों से ओझल हो गई। मैं किसी व्यक्ति की आत्मा की जासूसी कर सकता हूँ, लेकिन मैं कभी भी सिस्टर किंग्यू की आत्मा की जासूसी नहीं कर पाया हूँ। मैं किसी व्यक्ति की आत्मा का पोषण कर सकता हूँ, लेकिन एक व्यक्ति जिसकी मैं मदद नहीं कर सकता, वह है बिग ब्रदर यूनचे। ये सब मेरी गलती है। काश मैंने बेहतर किया होता। ये तुम्हारी भूल नहीं है। मु जुआनिन ने अपना सिर हिलाया। इस दुनिया में किसी भी एक काम को पूर्णता के साथ करना असंभव है। बुक्सिन के इटर्नल इमेजरी स्टोन के साथ संयोग एक दुर्घटना की तुलना में भाग्य के मोड़ की तरह था। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। वह शुई मेइन की भावनाओं को जितना वह सोच सकती थी उससे बेहतर समझती थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसने भी एक ऐसा राज छुपाया था जिसके बारे में वह यूनचे से कभी बात नहीं कर सकती थी। जिस बेटी को उसने मिलने से पहले ही हमेशा के लिए खो दिया था। जैसे जैसे यूचे की अराजक आभा उनसे दूर होती गई, मु जुआनिन ने अपनी उपस्थिति छिपा ली और उसका पीछा करना शुरू कर दिया। हालांकि उसने पूछने से पहले लगभग तुरंत ही अपनी बात रोक दी। मेइन, क्या तुम्हें पता है कि चंद्रमा देवता और चंद्रमा देव क्षेत्र के दिव्य दूत कहाँ गायब हो गए हैं? धीरे से सिर हिलाने से पहले एक पल के लिए शुई मेइन के चेहरे पर आश्चर्य झलका। सिस्टर किंग्यू ने दूर के निचले क्षेत्र में एक विशेष स्थान बनाने के लिए वर्ल्ड पियर्सर का उपयोग किया। यह अंतिम उपाय था यदि उसकी मृत्यु मून गॉड क्षेत्र को बचाने के लिए पर्याप्त नहीं थी। कम से कम चंद्रमा देव क्षेत्र की मुख्य जीवन रेखा को बचाया जाएगा। मुझे ऐसा लगा। मु जुआनिन ने चुपचाप आह भरी। पिछले कुछ वर्षों से शिबुयाओं ने छिपे हुए चंद्रमा देवताओं और चंद्रमा भगवान के दिव्य दूतों की तलाश करने के लिए दिव्य क्षेत्रों की सेनाओं को संगठित किया था, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। यह एक और बात थी जो शैतान रानी के दिल में एक अनसुलझी गुत्थी बनी हुई थी। अब वह सच्चाई जानती थी। एक और बात थी जिस पर मु जुआनिन ने गौर किया। जिया क्विंग्यू का जन्म मून गॉड दायरे में नहीं हुआ था, और वह एक दशक से अधिक समय तक इसकी मून गॉड सम्राट भी नहीं थी। हालांकि वह किसी कारण से असामान्य रूप से जुड़ी हुई और यहाँ तक कि इसके प्रति जुनूनी भी लग रही थी। नोवेल्ब, इन ब्रह्मांड एक ऐसा स्थान था जिसमें विशाल तारा क्षेत्र और अनगिनत तारे थे। हालांकि उनकी रोशनी उसकी आंखों में थोड़ी सी भी रोशनी प्रतिबिंबित करने में विफल रही। उसके शरीर को अंतरिक्ष की अराजक धाराएं न जाने कहां तक खींच ले गईं। उसे पता ही नहीं चला कि वह कहां चला गया। एक समय उनका मानना था कि जिया किंग्यू ने ही ब्लू पोल स्टार को नष्ट किया था। हालांकि वह वही था जिसने वास्तव में इसके विनाश के बीज बोए थे, जबकि जिया क्विंग्यू इसके सच्चे मुख रक्षक थे। वह वही थी जिसने उसे विकसित होने और उस रास्ते पर चलने के लिए मजबूर किया जिस पर उसे शुरू से चलना चाहिए था। उसने उससे, उसके गृह संसार को, उसके परिवार को, उसकी आत्मा को, उसकी हर चीज को बचाया। उसकी पीठ पीछे चुपचाप मेहनत किए बिना वह अभी भी सब कुछ खो देता, भले ही वह किसी तरह मौत के जाल से बच भी जाता। वह अभी भी ठंडे और उजाड़ उत्तरी दिव्य क्षेत्र में फंसा होगा, खोया हुआ, अकेला और बमुश्किल जीवित बचा हुआ। लेकिन क्यों? आपने बिना किसी को बताए चले जाने का फैसला क्यों किया? मैं वह आदमी बन गया हूँ जो आप चाहते थे कि मैं बनूं। मैं उस ऊंचाई पर खड़ा हूं जिस ऊंचाई पर आपने मेरे खड़े होने का सपना देखा था। तो आप इसे देखने के लिए यहाँ क्यों नहीं हैं? तब आप मुझे सच नहीं बता सकते थे क्योंकि मुझे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित
करने का सबसे अच्छा तरीका मेरी आसक्तियों और झिझक को पूरी तरह से तोड़ देना था। लेकिन आपने उसके बाद जो किया उसे क्यों चुना? आप अपने कंधों पर क्या ले जा रहे थे? आप मुझे इसे उठाकर अपने सामने क्यों नहीं रखने देते, नहीं चाहे ये कितना भी निराशाजनक क्यों न हो। आपने मेरे लिए मार्ग प्रशस्त किया और मुझे उस सर्वोत्तम जीवन की ओर निर्देशित किया जिसकी मैं अपेक्षा कर सकता था, लेकिन आपने स्वयं को इतना अंधकार में अंत क्यों दिया? यून कबीले के यू चेकी जिया कबीले से एक पत्नी है, किंग यू। वह अपने सास ससुर के प्रति अविवाहित है, वह अपने कुल के लोगों की शत्रु है, उसने अपने ही पिता और भाई की हत्या कर दी है, वह हृदयहीन और धर्म से रहित है, वह बिच्छू और सांप के समान विषैली है। भले ही मैं ऐसा करूं 10,000 शब्दों का प्रयोग करें, फिर भी उसके सभी अपराधों को सूचीबद्ध करना कठिन होगा। मैंने तुम्हें तलाक देने का फैसला किया है और अब से हम एक दूसरे के साथ अपने सभी रिश्ते तोड़ देंगे। आज से हम एक दूसरे के लिए नफरत के अलावा कुछ नहीं चाहते, एक ऐसी नफरत जो अनंत काल तक जारी रहेगी। हाँ हाँ हाँ, यू चे हंसे, लेकिन यह आंसुओं से भी अधिक दुखद था। उसके कांपते होठों से खून की लाल बूंदें बार बार फिसल रही थी। उसने उसकी पूरी जान बचाई थी, लेकिन उसने उसे केवल सबसे घृणित नजरों, सबसे घृणित शापों और उसकी हर चीज के विनाश के साथ छोड़ दिया था जिसे उसने संजोकर रखा था। इससे भी अधिक हृदय विदारक तथ्य ये था कि वह हमेशा के लिए चली गई थी, इसलिए उसके पास उसकी भरपाई करने या अपने पापों का प्रायश्चित करने का जरा भी मौका नहीं था। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, वह एक असामान्य रूप से शांत स्थान पर पहुंच गया था। यह विशाल पूर्वी दिव्य क्षेत्र में अब तक का सबसे खाली तारा क्षेत्र था। अभी कुछ महीने पहले उन्होंने यू वुक्सिन को सबसे शांत, सबसे उदासीन स्वर में समझाया था कि यह पूर्व मून गॉड क्षेत्र का स्थान था। उस समय पूर्व सितारा क्षेत्र का एक टुकड़ा भी पहले से ही नहीं पाया जा सका था। ये सही है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने कहां देखा, चंद्रमा देव क्षेत्र का कोई निशान अब नहीं पाया जा सका। युन चे ने कांपता हुआ हाथ उसके सामने शून्य की ओर बढ़ाया। एक समय की बात है, यही वह सितारा क्षेत्र था जिसकी उसने कमान संभाली थी, वह स्थान जहां वह लंबे समय तक रही थी। उसकी उंगलियां धीरे धीरे ताकत खोती गईं, लेकिन वह अब उसकी उपस्थिति का एक कण भी नहीं छू सकता था। उसका मन और शरीर एक बार फिर विचलित हो गया। अनिश्चित समय के बाद जब वह अपने होश में आया, तो उसने पाया कि वह एक और खाली तारा क्षेत्र पर खड़ा था। यहीं पर वह, कियान यंग र और जिया क्विंगयू ने एक दूसरे से मौत तक लड़ाई की थी। परिणाम स्वरूप आसपास के तारा क्षेत्रों के सभी ग्रह और तारे नष्ट हो गए थे। अपनी वर्तमान शक्ति के साथ मैं इस दिव्य डोमेन को केवल 100 सांसों तक ही बनाए रख सकता हूँ। उस समय जिया क्विंगयू ने लड़ाई शुरू होने के तुरंत बाद अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली पर्पल पाइलॉन डिवाइन डोमेन बनाने के लिए अपनी जीवन शक्ति को प्रज्वलित किया था। वह उसे और कियाने यंग र को कुछ समय के लिए नुकसान में डालने में भी कामयाब रही थी। बाद में उसने कियाने यंग र को मारने की कोशिश में अपनी लगभग सारी शक्ति खर्च कर दी थी। उसने शुरू से ही खुद को मौत की सजा सुनाई थी। लड़ाई के दौरान उसने जो कुछ भी किया वह सिर्फ कियाने यंग र को मारने के लिए था। कियाने यंगर अब आपका गुलाम है। आप उसे इधर उधर आदेश दे सकते हैं, उसका उपयोग कर सकते हैं, उस पर अपना गुस्सा उतार सकते हैं, उसे अपमानित कर सकते हैं और उसे अपनी इच्छानुसार नष्ट कर सकते हैं। आप उसके साथ जो चाहे कर सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसा है जो तुम्हें याद रखना चाहिए। वह अब भी ऐसी है जिसे मुझे मार देना चाहिए। अपनी इस योजना से उसे अपनी दासी बना लेने का यह अर्थ नहीं कि मैं उसे मारना नहीं चाहता, बल्कि इसका मतलब केवल यह है कि मैं उसे अभी नहीं मार सकता। आप दोनों के बीच जो कुछ भी होता है उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन आपको निश्चित रूप से उसके लिए कोई भावना विकसित नहीं करनी चाहिए। इससे भी अधिक, निश्चित रूप से उसके साथ आपकी कोई संतान नहीं होनी चाहिए। समझना। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। अब से 1000 साल बाद कियाने यंग र को मेरे हाथों मरना होगा। उस दिन कियाने यंग र को पर्पल मून जेल में ले जाने के बाद जिया
क्विंग्यू ने पर्पल तोरण दिव्य तलवार को उसकी पीठ के बीच में धकेल दिया था। यह एक ऐसा झटका था जो कियान यंग र को गंभीर रूप से घायल कर सकता था या यहाँ तक कि उसकी जान भी ले सकता था। हालांकि उसने अपने शरीर से हमले को रोक दिया था और खूनी कमाई की थी उसके प्रयास के लिए कमर में छेद। फिर उसके पलटवार ने जिया क्विंग्यू को गंभीर रूप से घायल कर दिया और उसका खून पूरे अंतरिक्ष में बिखेर दिया। ऐसा लग रहा था कि उसे कोई दर्द महसूस नहीं हो रहा है, भले ही उसकी तलवार की भुजा उसके हमले से खराब हो गई हो और ढहते चंद्रमा देव क्षेत्र की रोशनी उसके घातक पीले रंग को रोशन कर रही थी। उसने इतनी धीमी आवाज में पूछा था कि यह लगभग क्षणिक था, यू चे, क्या तुम्हें अभी भी वह प्रतिज्ञा याद है जो तुमने मुझसे उस समय की थी, जिस चंद्रमा देव क्षेत्र की वह सबसे अधिक रक्षा करना चाहती थी? वह कियान यंग र को सबसे ज्यादा मारना चाहती थी। उसकी आत्मा का हर कोना ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उन्हें टुकड़े टुकड़े कर दिया जा रहा हो और जिंदा ही भस्म कर दिया जा रहा हो। गुह, आह, गुह, उसके दांतों के बीच खून बह रहा था, उसकी पुतलियां अस्वाभाविक रूप से फैल गईं और सिकुड़ गईं, और एक दर्दनाक कराह जिसे केवल अमानवीय रूप में वर्णित किया जा सकता था, उसके गले से निकल गई। उस दिन हर प्रहार, हर विस्फोट जो उसने उस पर किया था, वे सभी पूरी दुनिया में सबसे खराब यातना की तरह उसके दिल और आत्मा को पीड़ा देने के लिए लौट आए। जब उसने आवाज रहित दर्द में ऊपर देखा तो उसे लगा जैसे वह खून से लथपथ जिया क्विंग्यू को फिर से देख सकता है। जब वह खून से लथपथ लाल पोशाक में उससे दूर उड़ रही थी तो उसने असीम अकेलेपन, शीतलता और निराशा का चित्र चित्रित किया था। वह भ्रम के पीछे बिना सोचे समझे उड़ गया, इस उम्मीद में कि इतने वर्षों पहले का उसका थोड़ा सा भी निशान उसे मिल जाए। अंततः उन्होंने पूर्वी दिव्य क्षेत्र को छोड़ दिया और पूर्ण शुरुआत के ईश्वर क्षेत्र में पहुंचे। सफेद धुंध ने शून्यता के रसातल को घेर लिया। वह इसके किनारे पर खड़ा था और उस अथाह खाई को देखता रहा जिसने सब कुछ शून्य में बदल दिया। यही वह कब्रिस्तान था जिसे उसने अपने लिए चुना था। वह और जिया क्विंग्यू फ्लोटिंग क्लाउड सिटी में एक साथ बड़े हुए थे। हालांकि उसकी सबसे स्पष्ट स्मृति उसकी लाल शादी की पोशाक में थी। वह 16 साल पहले की बात है। उससे पहले बाकी सब कुछ, उसके बचपन और किशोरावस्था की यादें अब बस धुंधली थी। विडंबना के मोड़ में उसकी अंतिम स्मृति भी लाल पोशाक में उसकी ही थी। एक स्मृति में वह स्वर्ग से उतरी देवी की तरह सुंदर दिखती थी, दूसरे में वह एक टूटी हुई मूर्ति की तरह लग रही थी जो ढहने के कगार पर बंधी हुई थी। उद्धरण चिन्ह ... यू चे, इसे याद रखें। अंत में मैं आपके हाथों नहीं मरा। टकराना। यू चे अपने घुटनों पर शक्तिहीन होकर डूब गया। इस बिंदु पर उसकी आंखों में धूसर निराशा भी धीरे धीरे स्मृतिहीन, नासमझ शून्यता में ढलती जा रही थी। मौका ज्यादा से ज्यादा छोटा था, लेकिन तुम्हें पता था कि एक मौका है कि मुझे एक दिन सब कुछ पता चल जाएगा। यही कारण है कि तुमने मेरी पकड़ से छूटने में अपनी आखिरी ताकत लगा दी और मेरे जाने से पहले ही खुदकुशी कर ली। आपने अपने आखिरी पलों में भी मेरी परवाह करना नहीं छोड़ा। मैं, यू चे, उसे यकीन नहीं था कि उसे यह मतिभ्रम हुआ है, लेकिन उसने सोचा कि उसने एक महिला की हैरान, अविश्वास भरी आवाज सुनी है। जब जून जिलेई वहां पहुंची और उसने यू चे को घुटनों पर झुका हुआ, कांपते हुए देखा तो उसे अपनी आंखों या अपनी इंद्रियों पर विश्वास नहीं हुआ। उसने उसके आगमन या उसकी आवाज पर कोई प्रतिक्रिया नहीं की और हाथ उस जगह को पकड़ लिया जहां उसका दिल रक्तहीन था और टूटने की हद तक तनावग्रस्त था। ऐसा लगभग लग रहा था मानो वह अपने नंगे हाथ से अपना दिल निकालने की कोशिश कर रहा हो। क्या तुम ठीक हो? जून जिलेई ने 2 अस्थायी कदम आगे बढ़ाए, लेकिन आखिरकार जब उसने उसकी आभा से संपर्क किया तो वह भयभीत खरगोश की तरह ठिठक गई। उसे कहीं भी चोट नहीं लगी थी, लेकिन उसकी आभा पूरी तरह अस्त व्यस्त हो गई थी। उसका रंग इतना पीला था कि वह मोम के कागज जैसा लग रहा था। जून जिलेई को नहीं पता था कि क्या करना है। वह सम्राट युन है, जो 4 दिव्य क्षेत्रों का शासक है। दुनिया में उसे क्या बनाया जा सकता है? अचानक यू चे का घातक पीला चेहरा लाल हो गया।
पोवेक फिर उसने अपने सामने शून्यता की अथाह खाई में खून की एक लंबी लंबी धारा उगल दी। जैसे ही उसकी आंखों की पुतलियों में रंग का आखिरी निशान भी पूरी तरह से फीका पड़ गया, वह एक बेजान कठपुतली की तरह आगे की ओर गिर पड़ा। यू चे, जून जिलेई ने एकदम सदमे में चिल्लाकर कहा। अंततः उसने अपनी आपत्तियों को त्यागते हुए इससे पहले कि वह जमीन पर गिरे, उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़ा। क्योंकि उसने सहज रूप से प्रतिक्रिया की थी, उसे एहसास नहीं हुआ कि उसने खुद को इस तरह से तैनात कर लिया था कि यूचे का चेहरा उसकी छाती के ठीक ऊपर होगा। एक सेकंड के लिए जून जिली स्तब्ध हो गई और समझ नहीं पाई कि उसके साथ क्या हुआ। हालांकि जब वह पास आई और युनचे को दूर धकेलने की कोशिश की, तो उसे अचानक एहसास हुआ कि वह बिल्कुल भी नहीं हिल रहा था। युनचे के सिर को अपनी छाती से थोड़ा घबराकर अपने घुटनों पर ले जाने के बाद उसे पता चला कि वह बेहोश हो गया था। हालांकि इस अवस्था में भी वह अपने दांत पीस रहा था और उसकी विशेषताएं दर्द के कारण अनियंत्रित रूप से मुड़ रही थी। उसके होठों पर खूनी काटने के निशान ने इस पूरी स्थिति को और भी चौंकाने वाला बना दिया। उसके पीछे एक प्राचीन उपस्थिति धीरे धीरे निकट आ रही थी। मास्टर, जून जिलेई ने आश्चर्य से पूछा, क्या उसे क्या हो रहा है? जून वुमिंग ने जवाब देने से पहले एक हल्की सी आह भरी, इतनी बुरी चोट पहुंचाना ऐसा था मानो आत्मा को काट दिया गया हो और दिल जला दिया गया हो। वो एक भयानक मनोवैज्ञानिक आघात से पीड़ित होगा। मनोवैज्ञानिक आघात। जून जिलेई ने अपने नीचे के आदमी को देखा और दर्द की एक दुर्लभ पीड़ा महसूस की। जून वुमिंग ने उदास स्वर में कहा, अपनी ऊंचाई और जीवन के अनुभव पर एकमात्र व्यक्ति जो उसे इस हद तक घेर सकता है, वह स्वयं है। अगर मुझे अनुमान लगाना होता, तो शायद उसे पता चलता कि उसका किसी ऐसी चीज में हाथ था जिसके लिए वह खुद को बिल्कुल माफ नहीं कर सकता। वह खुद को बिल्कुल माफ नहीं कर सकता। उसने अवचेतन रूप से उसके मुड़ते चेहरे के दर्द को कुछ कम करने की कोशिश में उसके गाल को सहलाया। अपने मालिक के उत्तर के बावजूद वह अभी भी उस चीज की कल्पना नहीं कर सकी जिसने उसे इस स्थिति में पहुंचाया था। वह आज सत्ता और रुतबे दोनों की दृष्टि से अछूत था, तो फिर इस ब्रह्मांड में और क्या बचा था जो उसे इतना दुख पहुंचा सकता था? वह स्वयं को किस बात के लिए क्षमा नहीं कर सका? देवताओं के विरुद्ध अध्याय 1917। चंद्रमा की स्मृति 1। एक दूर की क्षणिक अनंत धूसर दुनिया से होकर गुजरती है। ये सोचना कि हर चीज की सच्चाई आपको बहुत आहत करेगी। यूचे की चेतना धूसर दुनिया में गिरती जा रही थी। ऐसा लगा जैसे वह कभी भी नीचे तक नहीं पहुंच पाएगा। यह आप है? एक औरत की दूर की आवाज धीरे धीरे उसे परिचित हो गई। ये पहली बार नहीं था जब उसने उसकी आवाज सुनी थी, लेकिन हर बार जब उसने इस अजीब आत्मा की दुनिया को छोड़ा तो उसकी यादें गायब हो गईं। वह उन्हें तभी याद करेगा जब वह वहां वापस आएगा। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। मुझे अपने आप को प्रकट करने के लिए मजबूर नहीं करना चाहिए था, लेकिन आपके दिल में बहुत सारी दरारें आ गई हैं। इस दर पर जिया क्विंग्यू नाम आपका शाश्वत घाव और पीड़ा बन जाएगा। मैं इसे कभी स्वीकार नहीं कर सकती, और इसलिए आपका शाश्वत घाव भी उसका मेरा शाश्वत घाव बन जाएगा। इसीलिए मुझे हस्तक्षेप करना ही चाहिए, भले ही मुझे हस्तक्षेप न करना पड़े। किंग यू। उसे इस दुनिया में उसका नाम सुनने की उम्मीद नहीं थी। दर्द हमेशा की तरह कच्चा महसूस हुआ। आप कौन हैं और आपका क्या मतलब है? उसने पूछा। तुम्हें पता चल जाएगा कि मैं कौन हूँ। यह अभी भी बहुत जल्दी है, लेकिन आपको पूरी सच्चाई दिखाने के अलावा आपको बचाने का शायद कोई और रास्ता नहीं है। जब तक आप मुझे उसकी यादों को मिटाने देने को तैयार हैं, जिया क्विंग्यू आपके दिमाग से हमेशा के लिए गायब हो जाएगा, और इसके साथ ही आपका सारा दुख, पछतावा और नफरत भी। यदि आपने उसे पहले स्थान पर याद नहीं किया तो आपको दुख या कष्ट नहीं होगा। आप अपना शेष जीवन खुश और निश्चिंत होकर जी सकेंगे। जिया क्विंग्यू को भूल जाओ, हमेशा के लिए। नहीं नहीं नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। उसकी दहाड़ इतनी भयानक थी कि उसने खुद को लगभग घायल कर लिया। मैं उसे कभी नहीं भूलूंगा। मुझे नहीं भूलना चाहिए।
उनकी आत्मा का संघर्ष इतना तीव्र था कि दूसरा संसार स्वयं थोड़ा विकृत हो रहा था। मेरे पास उसकी केवल यही यादें बची हैं और कोई भी उन्हें मुझसे दूर नहीं ले जाएगा, किसी को भी नहीं। अपेक्षित उत्तर, दूर से महिला की आवाज ने शांत आंख के साथ उत्तर दिया। मैंने अनगिनत जन्मों तक जीवित रहने के बंधनों को देखा है और अब भी वे हमेशा की तरह रहस्यमय बने हुए हैं। तो फिर मैं शायद ही जब मैं खुद भी उसी जाल में फंस गया हूं तो मुझे अपने बंधनों के लिए दूसरे का तिरस्कार करने का अधिकार है। यू चे, उसने उसका नाम बताया। मैं आपको उन सभी कर्मों के बारे में बताऊंगी जिन्होंने जिया क्विंग्यू नाम के व्यक्ति को बांधा है। मुझे नहीं पता कि यह आपको हुई क्षति को ठीक करने के लिए पर्याप्त होगा या नहीं, लेकिन कम से कम मुझे आशा है कि यह आपको गहराई में जाने से रोकेगा। नहीं तो भविष्य में वह मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाएगी। उसके सीने से पागल इच्छा और आशा फूट पड़ी और उसने पूछा, आप किंग्युए के बारे में सब कुछ जानते हैं। मैं अभी आपकी आत्मा पर कर्म और हर चीज की सच्चाई अंकित कर सकता हूँ, लेकिन मेरा मानना है कि आप उसके अज्ञात अतीत को अपनी इंद्रियों के माध्यम से अनुभव करना पसंद करेंगे। उसके पास आपकी तरह ही शून्यता का चिन्ह है, हालांकि उसका शरीर कहीं भी आपके जितना शुद्ध नहीं है। फिर भी ये शून्यता का स्मरण करने के लिए पर्याप्त होना चाहिए। आपको केवल एक ऐसी संपत्ति ढूंढने की जरूरत है जो उसकी शून्यता की आभा से रंगी हुई हो। अब तो यदि आप उसके अतीत को अपनी इंद्रियों के साथ जीना चाहते हैं तो एक ऐसी संपत्ति की तलाश करें जो 3 साल या उससे अधिक समय से किंग्युए के पास है। आप उसे खोज लोगे। आवाज फीकी पड़ गई और धूसर दुनिया धीरे धीरे धुएं की तरह फैल गई। युन चे ने अचानक वास्तविक दुनिया में अपनी आंखें खोली। इस बार उस रहस्यमयी धूसर स्थान और क्षणिक आवाज की यादें उसके दिमाग से नहीं मिटी। उसे एक एक शब्द दिन की भांति स्पष्ट याद था। उस संपत्ति की तलाश करें जो 3 साल से क्विंग्यू के पास है। किंग्यू का कब्जा। वह अपने वर्तमान स्थान की पहचान करने से पहले ही उठ बैठा। हालांकि आश्चर्य की एक स्त्री चीख ने अस्थायी रूप से उसका ध्यान खींच लिया। तुम हो, उसका दिमाग चकरा गया। वह वर्तमान में पूर्ण शुरुआत के ईश्वर क्षेत्र के केंद्र में था। शून्यता की खाई उसके पीछे थी, जून जिली उसके बगल में थी, और जून वुमिंग थोड़ी दूरी पर उसकी दिशा में देख रहा था। हालांकि उनके पास एक भी शब्द समझाने का समय नहीं था। वह आगे की ओर लपका। उसके भटकाव के कारण उसे जमीन पर जोरदार झटका लगा, इससे पहले कि वह लड़खड़ाकर वापस अपने पैरों पर खड़ा हो जाता और हवा में उड़ गया। एक कब्जा जो 3 साल या उससे अधिक समय से क्विंग्यू के पास है। शब्द बार बार उसके दिमाग में थोड़ा असंबद्ध रूप से गूंजते रहे। उसे संभवतः इस बारे में आश्चर्य होना चाहिए कि आवाज के मालिक की पहचान क्या है और वह सब कुछ क्यों जानती थी। वह अभी इस विचार को नहीं छोड़ सका। ऐसी वस्तु को खोजने के लिए सबसे आसान स्थान मून गॉड रियलम को किसी और ने नहीं बल्कि स्वयं ने ही नष्ट कर दिया था। यह जिया क्विंग्यू की व्यक्तिगत संपत्ति के लिए समान था। उसने उत्तरी दिव्य क्षेत्र में अपने समय के दौरान नफरत में उन्हें नष्ट कर दिया था। 1 लाख पछतावे उस पछतावे के 10 लाखवें हिस्से का भी वर्णन करने के लिए पर्याप्त नहीं होंगे जो वह अभी महसूस कर रहा था। वह पूर्ण शुरुआत के ईश्वर क्षेत्र से बाहर निकल गया और तुरंत दक्षिणी दिव्य क्षेत्र की यात्रा की। सम्राट युन शहर में उनकी वापसी के साथ एक हिंसक तूफान आया था जिसने उसके सभी गार्डों को भयभीत कर दिया था। इससे पहले कि वे समझ पाते कि क्या हो रहा था, वह सम्राट यू शहर को प्रोफाउंड स्काई कॉन्टिनेंट से जोड़ने वाले आयामी गठन से पहले ही गुजर चुका था और वहां टेलीपोर्ट हो चुका था। फ्लोटिंग क्लाउड सिटी, जिया निवास। धड़ाम से आंगन में उतरने और निकटतम नौकर को अपनी चपेट में लेने के बाद उसने पूछा, इनमें से कौन सा कमरा किंग्यू का शयन कक्ष है? अब मुझे बताओ। जब वह छोटा था तो वह अक्सर जिया युवानबा के साथ खेलने के लिए यहाँ आता था, लेकिन किसी कारण से उसे यह याद नहीं था कि युवा जिया क्विंग्यू का शयन कक्ष कहाँ था। बेचारा नौकर बेशक अपनी बुद्धि से डरा हुआ था। दूसरी बार, पहली बार चिबुयाओ के रूप में उसने कांपती हुई उंगली से सबसे अंदर वाले शयन कक्ष की ओर इशारा किया।
वह एक झटके में कमरे के सामने आ गया, लेकिन उसने खुद को रोक लिया और अपनी आभा को हानिरहित स्तर तक वापस ले लिया। फिर उसने कांपती हथेली से धीरे से दरवाजा खोला। उसने वही पाया जो चिबुयाओ ने उस समय पाया था। उसे जो कुछ मिला वह सबसे साधारण साज सज्जा था और कहीं भी जिया क्विंग्यू का एक टुकड़ा भी नहीं था। वह पलटा और स्तब्ध नौकर को फिर से अपनी चपेट में ले लिया। उसने जोर से सांस लेते हुए पूछा, उसका कमरा इतना खाली क्यों है? वह सारा सामान कहाँ छोड़ गई है? कहाँ है? मैं घातक पीले नौकर ने कम से कम 1 दर्जन बार अपना मुंह खोला और बंद किया, इससे पहले कि उसे अंततः याद आया कि कैसे बोलना है। हमने कभी मिस के कमरे को नहीं छुआ। जब उसने पूरे जिया निवास को 1 दर्जन या उससे अधिक बार साफ किया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ, तो उसने नौकर को दूर धकेल दिया और उस स्थानिक दरार में गायब हो गया जिसे उसने फाड़ दिया था। टुकड़े टुकड़े। ब्लैक मून मर्चेंट्स गिल्ड में जिया होनाई के ठीक सामने अचानक दरार आ गई। फिर यूनचे तुरंत उससे बाहर निकल गया। इससे पहले कि वह एक भी शब्द कह पाता, एक जंगली दिखने वाला यूनचे उसके ठीक सामने आया और बेहद जरूरी आवाज में बोला, अंकल जिया, क्या आपके पास किंग्यू की कोई संपत्ति है? कपड़े, गहने, कुछ भी। यूनचे पहले से ही खुद को नियंत्रित करने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन फिर भी वह जिया होनाई को बिल्कुल चौंकाने वाला लग रहा था। शुक्र है, बूढ़े व्यक्ति ने तुरंत खुद को शांत किया और बिना सोचे जवाब दिया, मेरे पास किंग्यू का कुछ भी नहीं है। कुछ नहीं? एक भी नहीं? यूनचे ने अविश्वास भरे स्वर में पूछा। नहीं। जिया होनाई ने बड़ी निश्चितता के साथ अपना सिर हिलाया। तुम्हें शांत होने की जरूरत है, चियर। क्या हुआ? उसे कोई उत्तर नहीं मिला। ऐसा इसलिए था क्योंकि यूनचे पहले ही जा चुका था। ये ठीक है, ये ठीक है। वहां अभी भी जमे हुए बादल का अमर महल है। वह वर्षों तक वहां रही, उसने अवश्य ही अपने पीछे कुछ छोड़ा होगा। अत्यधिक बर्फ के हिम क्षेत्र में एक स्थानिक दरार दिखाई दी। पास की हवा और बर्फ तुरंत उड़ गई। अप्राकृतिक व्यवधान के कारण चू यूचेन और चू युएली दोनों को ऊपर देखना पड़ा। ये यूचे था जो उनकी ओर आ रहा था। तुम इस समय क्यों लौट आए? चू यूचेन ने थोड़ा भौहें चढ़ाई। बुक्सिन कहाँ है? उसके किसी भी प्रश्न के लिए समय नहीं था। उसने उसके कंधे पकड़ लिए और जल्दी से पूछा, यूचेन, क्या किंग्यू ने फ्रोजन क्लाउड इमोर्टल पैलेस में कोई संपत्ति छोड़ी है? उन्हें मुझे दे दो। मुझे सब कुछ दें। चू यूचेन और चू युएली दोनों बहुत आश्चर्यचकित थे। चिबुयाओ ने लगभग वैसा ही अजीब अनुरोध तब किया था जब वह पहली बार फ्रोजन क्लाउड इमोर्टल पैलेस का दौरा किया था। इससे भी अधिक चौंकाने वाला तथ्य ये था कि यूचे जिया क्विंग्यू का नाम इतने जरूरी, कांपते स्वर में कह रहा था, जबकि उसने पहले इसे प्लेग की तरह टाल दिया था। यूनचे से यह पूछने के बजाय कि क्या हुआ, चू यूचेन ने उसकी आंखों में देखा और जवाब दिया, क्या तुम भूल गए? जुआन युवान वेंटियन और लिटिल डेमन महारानी के बीच लड़ाई के दौरान पुराना फ्रोजन क्लाउड इमोर्टल पैलेस पूरी तरह से नष्ट हो गया था। स्वाभाविक रूप से उसकी सारी संपत्ति नष्ट हो गई। ये फ्रोजन क्लाउड इमोर्टल पैलेस बिल्कुल नया है। बेशक हमारे पास यहाँ जिया क्विंग्यू की संपत्ति नहीं है। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। यूचे एक सेकंड के लिए कठोर हो गया, लेकिन उसे कुछ याद आया और वह चू युएली की ओर मुड़ा। युएली, आप किंग्यू के मास्टर हुआ करते थे, है ना? आपके पास कुछ ऐसा होना चाहिए जो उसने आपको उपहार में दिया हो या जो भी हो, ठीक है? N0 वेलबन, दुर्भाग्यवश नहीं। चू युएली ने अपना सिर हिलाया। उसे याद रखने के लिए उसके पास कोई संपत्ति न होना वास्तव में मेरे जीवन का सबसे गहरा पछतावा है। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। यूचे की आंखों का रंग फीका पड़ गया। उसकी भुजाएं उसके बगल में शिथिल होकर गिर गईं, और उसने जो सांस रोक रखी थी वह उसके होठों के माध्यम से निकल गई। फिर वह अपने नीचे की ठंडी बर्फीली बर्फ पर शक्तिहीन होकर बैठ गया। उसका घर, जमे हुए बादल, अमर महल, चंद्रमा देव क्षेत्र, ये केवल 3 स्थान थे जहां जिया क्विंग्यू अपने छोटे से जीवन के दौरान लंबी अवधि तक रही थी। हालांकि उसका घर खाली था, चंद्रमा देव क्षेत्र स्वयं नष्ट हो गया था, और यहाँ तक कि जमे हुए बादल अमर
महल भी था। ऐसा लग रहा था मानो इस दुनिया में उसकी यादों के अलावा कुछ भी नहीं बचा हो। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे कुछ याद आ रहा होगा। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। चू युएली ने यू चे और उसकी बड़ी बहन के बीच आगे पीछे देखा। वह नहीं जानती थी कि क्या करना है इस स्थिति में। कहें। चू यूचेन धीरे से यून चे के सामने झुक गया और उससे पूछा, मुझे बताओ क्या हुआ? क्या ये क्विंग्यू से संबंधित है? यून चे ने उसे उत्तर नहीं दिया। उसके सारे विचार अपनी खोपड़ी को पकड़ने और खुद को शांत करने पर केंद्रित थे। हालांकि उसके मन में अराजक विचारों को रोकना असंभव था। उसके शरीर की हर कोशिका जिया क्विंग्यू की संपत्ति को जल्द से जल्द ढूंढने के लिए चिल्ला रही थी। इसी समय एक प्यारी और नाजुक लड़की चेहरे पर शुद्ध खुशी के भाव लिए उनके पास आई। उसने बचकानी आवाज में कहा, महान महल स्वामी, देखो, यह मेरा पहला आइस मिरर है। वह लड़की एक गरीब लड़की थी जिसे चू युएली ने 3 महीने पहले ही बाहर से उठाया था। उसने अभी अभी फ्रोजन क्लाउड आर्ट्स का अभ्यास शुरू किया था और यह पहली बार था जब उसने अपनी गहन ऊर्जा को बर्फ में परिवर्तित किया। उसके लिए यह एक ऐसी स्मृति थी जिसे वह जीवन भर याद रखेगी। लड़की की स्वाभाविक रूप से अलौकिक आवाज यूनचे की भ्रमित आत्मा में समा गई और उसमें स्पष्टता का एक अंश आ गया। बर्फ का दर्पण, आईना, आईना। यह ऐसा था जैसे उस पर बिजली का झटका आ गया हो या किसी आध्यात्मिक प्रकाश ने उसकी आत्मा को छेद दिया हो। यून चे ने अचानक ऊपर देखा और आकाश की ओर विस्फोट कर दिया और अपने पीछे बर्फ का तूफान और आश्चर्य की एक बचकानी चीख छोड़ गया। कांसे का दर्पण। जैसे ही उसके मन में यह संबंध आया, यून चे चला गया, यहाँ तक कि उसने चू यूचेन या चू युएली को चीजें समझाने से भी नहीं रोका। दोनों महिलाएं केवल एक दूसरे पर स्तब्ध नजरें ही डाल सकती थी और अंततः उन्हें शांत होने में काफी समय लग गया। देवताओं के विरुद्ध अध्याय 1918, चंद्रमा की स्मृति 2, दक्षिणी दिव्य क्षेत्र, 7 सितारा क्षेत्र। लहराते बिलो पेड़ों से ढकी एक शांत नदी पर जिनयू और उसकी छोटी बहन पन्ना हरी नदी के किनारे टहल रहे थे। जैसा कि यह निकला, अंधेरे शैतान लोग कहीं भी उतने डरावने नहीं थे जितना लोगों ने उनके बारे में सोचा था, और लागू करने वालों ने सम्राज्यों के कानूनों को सख्ती से लेकिन निष्पक्षता से लागू किया। आश्चर्यजनक रूप से दुनिया वास्तव में पहले की तुलना में अधिक निष्पक्ष और अधिक शांतिपूर्ण जगह थी। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। शुरुआती घबराहट खत्म होने के बाद कुछ ही वर्षों में 7 स्टार क्षेत्र का माहौल बहुत अलग हो गया था। बहन, पिता और दादाजी ने पूर्वी दिव्य क्षेत्र में लौटने की तारीख तय कर ली है। क्या आप सचमुच उनका अनुसरण नहीं करने जा रहे हैं? पिछले कुछ वर्षों में विया एक तेज तर्रार लड़की बन गई थी। उसकी कई बचकानी विशेषताएं फीकी पड़ गई थी और उसकी जगह उसकी बड़ी बहन की तरह एक उत्कृष्ट चेहरे ने ले ली थी। लेकिन अपनी वृद्धि के बावजूद विया ने अपनी बहन के साथ रहना कभी बंद नहीं किया। उसे उसका हाथ पकड़ना और उसकी कोमल मुस्कान देखना अच्छा लगता था, भले ही उसके पीछे दुख का एक तालाब था जो ऐसा लगता था जैसे वह कभी नहीं मिटेगा। जिन यू ने उस रास्ते को घूरते हुए अपना सिर हिलाया जो उसके सामने अंतहीन रूप से फैला हुआ लग रहा था। 7 स्टार रियलम एक बहुत ही शांतिपूर्ण जगह है। मुझे यहाँ ये पसंद है, हालांकि अभी कुछ ही साल हुए हैं। शायद मैं अपना शेष जीवन भी यहीं बिताऊंगा। ऐसा नहीं था कि वह 7 स्टार दायरे को कभी नहीं छोड़ना चाहती थी, वह बस नहीं कर सकी। सुनो, बेहतर होगा कि तुम इस काले चिन्ह को वहीं छोड़ दो जहां मैंने इसे रखा है। इससे छुटकारा पाने की कोशिश के बारे में कभी न सोचें। अगर मुझे कभी इसका अस्तित्व मिटता हुआ महसूस हुआ तो मैं वापस आऊंगा और तुम्हारे पूरे वंश को नष्ट कर दूंगा। वे आंखें जो इतनी गर्म और कोमल हुआ करती थी, हिंसक काले तूफानों की एक जोड़ी बन गईं। जिस यंग मास्टर यून के साथ वह सौहार्दपूर्ण शर्तों पर हुआ करती थी, वह शैतान मास्टर चंद्रमा देव क्षेत्र का विध्वंसक बन गया है। और यह क्रूर काला उसने उसके व्यक्तित्व में जो सिगिल लगाया वह एक ऐसा अभिशाप था जिससे वह जब तक जीवित रहेगी तब तक बच नहीं सकेगी। इसलिए यह अच्छी बात थी कि उसका परिवार जा रहा था। वे उससे जितना दूर होंगे वे उतने ही
सुरक्षित होंगे। उस स्थिति में मैं पीछे रहूंगा और आपका साथ दूंगा, ठीक है। वीय ने यह बात गंभीर निश्चय के साथ कही थी। यह नहीं था त्वरित आवेग का उत्पाद, ऐसा लगता है कि वह बहुत पहले ही इस निर्णय पर पहुंच चुकी थी। नहीं, हालांकि जिन यू ने बिना किसी हिचकिचाहट के उसे अस्वीकार कर दिया और कठोर, अचल आंखों से अपनी छोटी बहन की ओर देखा। हम परदादा का तारा क्षेत्र कोई राजा क्षेत्र नहीं है, लेकिन यह अभी भी एक ऊपरी सितारा क्षेत्र है। पर्यावरण किसी व्यक्ति के विकास और भविष्य को तय करता है, और यह विशेष रूप से आपकी उम्र के व्यक्ति के लिए सच है। आपको इस मामले में जानबूझकर कार्य नहीं करना है, अन्यथा आप जल्द ही पाएंगे कि मैं अकेला नहीं हूं जो आपसे असहमत होगा। अकेले जिन यू के स्वर ने यह स्पष्ट कर दिया कि वीय के अपना मन बदलने की कोई संभावना नहीं थी। लड़की ने पूछने से पहले थोड़ा उदास होकर अपना सिर नीचे कर लिया। कही, एक बहन, क्या आपको लगता है कि आप भविष्य में शादी करेगी? उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। जिन यू ने अपना सिर हिलाया और दुख भरी मुस्कान बिखेरी। नहीं, अगर आप हमेशा अकेले रहेंगे तो क्या आपको अकेलापन महसूस नहीं होगा? मुझे इसकी आदत हो जाएगी, उसने चुपचाप उत्तर दिया। हालांकि वीय अभी वयस्क नहीं थी, फिर भी वह अपने दिल की गहराई में दबे दुख और बेबसी को महसूस कर सकती थी। थोड़ी देर बाद उसने एक और सवाल पूछा, क्या आप अभी भी चंद्रमा देव सम्राट को याद करती हैं, बहन? उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। जिन यू के कदम एक सेकंड के लिए धीमे हो गए। वह जवाब में एक शब्द भी नहीं बोल पाए। वीय ने आगे कहा, इन दिनों हर कोई कहता है कि सम्राट यून वास्तव में एक बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। वे कहते हैं कि उन्होंने एक बार ईश्वर क्षेत्र को विश्वव्यापी विपत्ति से बचाया था, और सम्राट यू बनने के बाद भी उन्होंने क्षमा को चुना। वे ये भी कहते हैं कि उनके नेतृत्व में ईश्वर क्षेत्र निश्चित रूप से एक उज्जवल भविष्य की ओर अग्रसर होगा। वह बहुत अच्छा इंसान था, जिन यू ने चकित होकर बुदबुदाया। लेकिन वीय की आवाज नर्म हो गई। वे ये भी कहते हैं कि चंद्रमा भगवान सम्राट एक भयानक व्यक्ति थे। वे कहते हैं कि उसने सम्राट यू के सबसे कठिन क्षण के दौरान कृतज्ञता को चुना, और उसके कार्यों के कारण कर्म उसे और चंद्रमा भगवान क्षेत्र को काटने के लिए वापस आया। वे कहते हैं कि वह मुख्य कारणों में से एक थी जिसके कारण सम्राट यू ने अपना बदला लेने के लिए मृत्यु और विनाश को चुना, जिसका अर्थ है कि वह कम से कम आंशिक रूप से उन सभी सितारा लोगों और लोगों के लिए दोषी थी जो नष्ट हो गए हैं। रुकना। जिन ने वीय को रोका और ध्यान से दूर तक देखा ताकि उसकी छोटी बहन को उसकी आंखों में दर्द नजर न आए। ये याद रखें, वीय, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि दुनिया उसके बारे में क्या सोचती है, वह हमेशा वह व्यक्ति होगी जिसकी मैं सबसे अधिक प्रशंसा करता हूँ। हालांकि उस दुर्भाग्यपूर्ण दिन के बाद वह बहुत बदल गई, और यह इस हद तक बढ़ गई कि उसने मुझे अपने करीब भी नहीं आने दिया। फिर भी उसकी सेवा करना मेरे जीवन का सबसे बड़ा सम्मान है। उसकी आंखें धीरे धीरे फोकसहीन और धुंधली हो गईं और वह भी एर से ज्यादा खुद से बड़बड़ाने लगी। इसके अलावा लोग क्या कहते हैं, इसके बावजूद मुझे यह अजीब सा एहसास होता रहा कि वह किसी तरह का रहस्य और दुख छिपा रही थी जिसे उसने नहीं चुना था। उसने वही किया जो उसने किया क्योंकि वह चाहती थी। अब भी मैं ये सोचना बंद नहीं कर सकता कि क्या उसने मुझे भगाने का असली कारण मेरी रक्षा करना था। गड़गड़ाहट। अचानक एक धीमी, दूर की गड़गड़ाहट ने उन पर प्रहार किया। फिर जिन यू को एक अप्राकृतिक, भयानक आभा तेज गति से उनकी ओर बढ़ती हुई महसूस हुई। दिल अचानक उसके गले तक उछलने लगा। जून यू ने अपनी छोटी बहन को अपने से दूर धकेलने की कोशिश की। भागो वीय, टुकड़े टुकड़े कर दो। उसे बहुत देर हो चुकी थी। उस दिन के बाद से वह जिस व्यक्ति से मिलने से सबसे ज्यादा डरती थी, वह इतनी तेजी से सामने आया कि जगह ही अस्थायी रूप से कट गई। जिन यू को ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने उसके पूरे शरीर को ठंडी बर्फ में डुबा दिया हो। सम्राट, यूं कहने से पहले उसने वीय को अपने पीछे खींच लिया। यूं चे ने कोई शब्द बर्बाद नहीं किया। उसने बस अपना हाथ उसकी ओर बढ़ाया और आदेश दिया, मुझे वह कांस्य दर्पण दे दो जो वह पीछे छोड़ गई थी।
जिन यू का दिल नीचे तक डूब गया। उसके सामने वाले आदमी के बारे में कुछ ठीक नहीं था। उसकी आंखें हमेशा की तरह रहस्य के काले तालाबों की जुड़ी थी, लेकिन उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उनके पीछे कुछ कांप रहा था। उसकी आवाज भी किसी वजह से अजीब तरह से कर्कश थी। फिर भी उसका दबंग लहजा और स्वाभाविक दबाव उसका गला घोटने के लिए काफी थे। भय और आतंक के साथ जिस कांस्य दर्पण को जिया क्विंग्यू ने नष्ट करने का आदेश दिया था, वह उसकी अपनी मां से विरासत में मिला था। यह पहली बार था जब जिन यू ने उसके आदेशों की अवज्ञा की थी, क्योंकि उसे डर था कि उसके मालिक को उसके फैसले पर पछतावा होगा। उसने कभी नहीं सोचा था कि यह जिया क्विंग्यू का उसका एकमात्र स्मृति चिन्ह बन जाएगा। युन चे ने जिया क्विंग्यू को मार डाला था, और अब वह उसकी आखिरी स्मृति चिन्ह भी छीनने वाला था। लेकिन वह उसे मना नहीं कर सका। वह उसके ठीक पीछे था, उसके परिवार का तो जिक्र ही नहीं। उसने बहुत देर तक संकोच करने की हिम्मत नहीं की, न ही उसके पास उसे अस्वीकार करने की शक्ति थी। धीरे धीरे और कष्टपूर्वक उसने अपने जीवन की सबसे महत्वपूर्ण संपत्ति हासिल कर ली। वह अभी अपनी पकड़ छोड़ने में कामयाब भी नहीं हुई थी कि तीव्र ऊर्जा के एक उछाल ने उसे सीधे उसकी उंगलियों से छीन लिया। जब उसने देखा तो उसने देखा कि कांस्य दर्पण पहले से ही यूचे के हाथों में था। जिन यू की आंखों का बांध तुरंत टूट गया। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने उसके दिल में छेद कर दिया हो, और यह असहनीय रूप से दर्दनाक और खाली दोनों महसूस हुआ। खुद को जोर से रोने से रोकने में उसे अपनी सारी शक्ति लगानी पड़ी। कांसे का दर्पण छोटा और नाजुक था। यह एक ऐसी धातु से बना था जिसे निचले क्षेत्रों में भी बेहद सामान्य माना जाता था। युन चे को बहुत उत्साह और राहत का एक क्षण महसूस हुआ जब दर्पण आखिरकार उसकी पकड़ में आ गया, लेकिन जल्द ही वे और भी अधिक दुख से अभिभूत हो गए। उनके कदमों के नीचे सारा ब्रह्मांड था, लेकिन जिया क्विंग्यू के पास केवल ये छोटा कांस्य दर्पण था। जिन यू और विये की ओर पीठ करने से पहले उसने धीरे धीरे और सावधानी से दर्पण को कसकर पकड़ लिया। फिर वह जाने के लिए तैयार हो गया। यंग मास्टर यू। पीछे से एक सिसकती हुई चीख उस तक पहुंची। जिन यू इतनी हताश थी कि उसने उसे अधिक उपयुक्त सम्राट यू या डेविल मास्टर के बजाय वही कहा जो वह उसे बहुत समय पहले बुलाती थी। शायद यू चे हमेशा उसके लिए यंग मास्टर यू रहा था। मैं जानता हूं कि वह मास्टर आपके लिए अयोग्य है, लेकिन इस पूरी दुनिया में वह वस्तुतः उसका आखिरी अधिकार है। आप जो भी करें, बस कृपया इसे नष्ट न करें। अपनी पूरी ताकत से भीख मांगने के बाद उसकी ताकत उसके शरीर से निकल गई। वह एक घुटने के बल बैठ गई और बेकाबू होकर रोने लगी। थोड़ी देर के लिए यू चे ने एक भी मांसपेशी नहीं हिलाई। फिर वह धीरे धीरे उसकी ओर मुड़ा। वह कभी भी मेरे लिए अयोग्य नहीं रही। जिस क्रूरता और अंधेरे की उसे अपेक्षा थी, उसके बजाय उत्तर दुख और दर्द के साथ बोला गया जो लगभग उसके जैसा ही था। उसने ऊपर देखा और उसकी गहरी काली आंखों से मुलाकात की, लेकिन उनमें एक क्षण पहले का अंधकार और दमन कहीं नहीं था। जिन यू, उसने अपने सामने महिला को देखते हुए धीरे से कहा, इस ब्रह्मांड में लगभग कोई भी ऐसा नहीं है जो उससे नफरत नहीं करता हो। वे सभी उसके निर्णयों का उपहास करते हैं और उसके अंत का उपहास करते हैं। आप ही एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जिसने आज भी उसे प्यार से याद किया और आज तक उसकी महत्वपूर्ण संपत्ति की रक्षा की। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। जिन यू को उसे देखते हुए पूरी तरह से खोया हुआ और भ्रमित महसूस हुआ। यू चे ने फिर से अपना हाथ उठाया और धीरे से उसके कंधे को छुआ। एक पल के लिए उसे लगा कि वह उसके साथ कुछ भयानक करने जा रही है, जब काले धुएं का गुबार उसके शरीर से बिना आवाज के निकल गया। युन चे द्वारा एक बार उसके शरीर में लगाया गया काला चिन्ह गायब हो गया था। एक बार उसने जिन यू से मुलाकात के बाद उसे पूरी तरह से शर्मिंदा कर दिया था, सिर्फ इसलिए क्योंकि वह जिया क्विंग्यू की सेवा करती थी। आज वह नहीं जानता था कि उसे उस महिला के प्रति अपनी कृतज्ञता कैसे व्यक्त करनी चाहिए या पिछली गलतियों की भरपाई कैसे करनी चाहिए, जिसने जिया क्विंग्यू पर कभी विश्वास नहीं खोया।
सम्राट यू शहर के नीचे सितारा क्षेत्र, जिसे कभी दक्षिणी सागर भगवान क्षेत्र के रूप में जाना जाता था, अधिकतम 1 शताब्दी के भीतर सम्राट यू भगवान क्षेत्र के रूप में फिर से बनाया जाएगा। यू चे ने जिन यू की आंखों में देखते हुए धीरे और गंभीरता से कहा, आप और आपका कबीला इसमें शामिल हो सकते हैं और 100 पीढ़ियों तक सुरक्षा का आनंद ले सकते हैं। उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। जिन यू की दृष्टि हिल गई और धुंधली हो गई। उसे ऐसा लगा जैसे वह कोई सपना देख रही हो। एक और बात, यू चे ने आगे कहा, मुझे वो लुप्त चंद्र देवता और चंद्र देवता कभी नहीं मिले दिव्य दूत। मुझे यकीन है कि किंग्यू ने जाने से पहले उन्हें एक सुरक्षित स्थान पर छिपा दिया था। मैं उन्हें ढूंढ लूंगा। और उसने आगे बढ़ने से पहले एक गहरी सांस ली। मुझे नहीं पता कि इसमें कितने साल लगेंगे, लेकिन चाहे वह 10,000 साल हो, 1,00,000 साल हो या मेरा पूरा जीवन, मैं ढूंढूंगा एक दिन चंद्रमा देव क्षेत्र को ईश्वर क्षेत्र में लौटाए। यू चे चली गई, लेकिन जिन यू अभी भी अपने सपने से नहीं जागी थी। बहन, इसमें थोड़ा समय लगा, लेकिन वे की आवाज आखिरकार उस तक पहुंच गई और उसे दुनिया में वापस ले आई। उसकी अश्रुपूर्ण आंखों में तारों का प्रकाश लौट आया। उसने अचानक वीय को गले लगा लिया और बहुत देर तक रोती रही। एक लड़की की चीख बहुत देर तक हरे भरे नदी के किनारे गूंजती रही। वह इन वर्षों में अनगिनत बार अकेले में रोई थी, लेकिन कोई भी इस रोने जितना राहत देने वाला और ताजगी देने वाला नहीं था। यू चे ने 7 स्टार क्षेत्र नहीं छोड़ा। उसने बस एक निर्जन जगह ढूंढी और बसने से पहले अपनी आभा से सभी प्राणियों को भगा दिया। वह एक सूखी, कठोर पत्थर की दीवार के सामने झुक गया और कांसे के दर्पण को हल्के से अपनी छाती पर रखा। फिर उसने धीरे से अपनी आंखें बंद कर ली। इस बार उसने आत्मा की दुनिया में डूबने के तुरंत बाद क्षणिक आवाज सुनी, ऐसा लगता है कि आपको एक ऐसा माध्यम मिल गया है जिसका उपयोग शून्यता का स्मरण करने के लिए किया जा सकता है। शुरुआत में उसका शून्यता का चिन्ह अधूरा है और इस वस्तु पर शून्यता की आभा समय के साथ फीकी पड़ गई है। ये स्मरण उसके पूरे जीवन को कवर नहीं करेगा। मैं यह अनुमान नहीं लगा सकता कि आप इससे क्या अनुभव कर सकते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि यह पर्याप्त होगा। यू चे ने आवाज का जवाब नहीं दिया। वह हर चीज को जानने की अपनी इच्छा पर पूरी तरह केंद्रित था। एक अदृश्य, अछूत, ध्वनिहीन शक्ति ने यू चे के हाथों में कांस्य दर्पण और उसकी आत्मा को जोड़ दिया। महिला की आवाज दूर हो गई और धूसर दुनिया अचानक शून्य में बदल गई। वहां तेज रोशनी और हवा का झोंका था और एक असंभव रूप से स्पष्ट दुनिया अचानक उसके चारों ओर दिखाई दी। जैसे ही उसे दुनिया का एहसास हुआ, उसकी आत्मा एक तार की तरह तन गई। उसका सारा ध्यान एक निश्चित बर्फ की सफेद आकृति पर केंद्रित हो गया। उसके होठों से खून टपक रहा था और उसकी बाहें लाल रंग में रंगी हुई थी। फिर भी उसका पीला रंग उस सुंदरता को कम करने में विफल रहा जिसे केवल स्याही और रंग द्वारा चित्रित नहीं किया जा सकता था। किंग यू, उसकी नीरव चीख उसकी आत्मा के हर कोने में गूंज उठी। यह एक खोखला भ्रम हो सकता है, लेकिन अंततः वह उससे दोबारा मिल चुका था। हालांकि वह जिस क्विंग्यू को देख रहा था, वह चंद्रमा भगवान सम्राट नहीं था। उसकी युवा विशेषताएं और आंखें जो अभी तक वास्तविकता के वजन और दबाव से खराब नहीं हुई थी, पुराने समय की थी। उसने जो सफेद वस्त्र पहने थे, यू चे ने तुरंत उन्हें फ्रोजन क्लाउड इमोर्टल पैलेस के वस्त्र के रूप में पहचान लिया। देवताओं के विरुद्ध अध्याय 1919 चंद्रमा की स्मृति 3। यह ज़िया क्विंग्यू के जीवन के सबसे अंधकारमय क्षणों में से एक था। यू चे प्राइमोर्डियल प्रोफाउंड आग में नष्ट हो गया था। ब्लू विंड नेशन को दिव्य फीनिक्स साम्राज्य द्वारा रौंदा जा रहा था और विनाश के खतरे का सामना करना पड़ रहा था, और यहाँ तक कि फ्रोजन क्लाउड इमोर्टल पैलेस भी दीवार के सहारे खड़ा था और बस उन पर दावा करने के लिए मौत का इंतजार कर रहा था। यह इतना बुरा था कि पूरे फ्रोजन क्लाउड इमोर्टल पैलेस ने सर्वसम्मति से उसे भेजने के लिए सहमति व्यक्त की थी, जो उनकी अंतिम आशा थी। महान पूर्वज गुरु मु बिंग्युन द्वारा लॉ को आगे बढ़ाने के लिए छोड़ी गई आयामी संरचना के माध्यम से। हालांकि
जिस दुनिया में उसे टेलीपोर्ट किया गया था वह उससे कहीं अधिक ऊंचे स्तर की थी जितना वह कभी जानती थी। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। इस दुनिया की प्राकृतिक आध्यात्मिक ऊर्जा अस्वाभाविक रूप से समृद्ध थी और यहाँ के लोग कल्पना और प्रतिरोध से परे शक्तिशाली थे। ज़ेया क्विंग्यू 20 साल की उम्र में एक तानाशाह गहन क्षेत्र के गहन अभ्यासी थे, अपने ग्रह जगत में एक अभूतपूर्व उपलब्धि। हालांकि इस नई दुनिया में सबसे पहले जिन दो लोगों से वह मिली थी, उन्होंने केवल उंगली के झटके से ही उसे मौत के घाट उतार दिया था। उसके सामने नीले वस्त्र पहने दो गहन अभ्यासी खड़े थे। वे दोनों दिव्य उत्पत्ति क्षेत्र में थे। ईश्वर क्षेत्र में ईश्वरीय उत्पत्ति क्षेत्र किसी के दिव्य मार्ग की शुरुआती रेखा थी। हालांकि ज़ेया क्विंग्यू के लिए ये निराशा की एक दीवार थी जिसे वह किसी भी स्थिति में पार करने की उम्मीद नहीं कर सकती थी। हे भगवान, वह शायद प्रसिद्ध ड्रैगन क्वीन और लेडी देवी को भी टक्कर देती है, उसके दाहिनी ओर के व्यक्ति ने वासना से भरी आंखों और हाथ पकड़ते हुए कहा। अगर हम उसे संप्रदाय के गुरु को श्रद्धांजलि के रूप में पेश करते हैं, तो मैं शर्त लगाता हूँ कि वह हमें कम से कम 10 ब्लू स्केल छर्रों से पुरस्कृत करेगा। शश, मुंह बंद करो। अगर किसी ने तुम्हारी निंदा सुनी तो हम मर गए, उसके बाईं ओर वाले व्यक्ति ने अपने साथी को कठोरता से डांटा। हालांकि उसके होंठ तुरंत मुस्कुराहट में बदल गए। मैंने कई सुंदरियां देखी हैं, लेकिन एक इतनी असाधारण। मैं ये कहने का साहस कर सकता हूँ कि वह एक देव सम्राट को भी पाप की ओर प्रलोभित कर सकती है। एक अलग जगह और समय में वह एक राज्य के राजा की विशेष संपत्ति होगी और हमें उसे बहुत लंबे समय तक घूरने के अपराध के लिए दंडित किया जाएगा। हालांकि वह स्पष्ट रूप से किसी के लिए महत्वपूर्ण नहीं है और वह केवल एक नश्वर साम्राज्य का तानाशाह है। उसने अपने साथी की ओर आधी झुकी आंखों से देखा। क्या आप वाकई उसे संप्रदाय के गुरु को अर्पित करना चाहते हैं? अगर तुम भी उसे छोड़ना नहीं चाहते, तो मैं तो तुम्हारे फैसले का समर्थन ही कर सकता हूँ, है ना? दोनों व्यक्तियों ने एक दूसरे के साथ अत्यंत भद्दी और बुरी हंसी का आदान प्रदान किया। ज़ेया क्विंग्यू ने जो कुछ भी सुना था, यूचे ने भी स्वाभाविक रूप से सुना था। उन्होंने अपनी आध्यात्मिक धारणा को दोनों पर केंद्रित कर दिया और उनके व्यक्तियों की प्रत्येक विशेषता को याद कर लिया। उन्हें लगभग आशा थी कि वे वर्तमान में भी जीवित और स्वस्थ हैं। यदि वे होते, तो वह व्यक्तिगत रूप से उन्हें प्रारंभिक अराजकता में कल्पना की जा सकने वाली सबसे क्रूर यातना से गुजरते, भले ही वे उनके ध्यान के एक भी पात्र नहीं होते। ज़ेया क्विंग्यू ने धीरे से अपना खून से लथपथ हाथ उठाया और अपनी तलवार पर बर्फ की एक नई चमक ला दी। हो, फिर भी व्यर्थ विरोध करेंगे। उसके दाहिनी ओर के गहन अभ्यासी ने लापरवाही से उस पर उंगली उठाए और उसे ऐसे झटका दिया मानो मजाक में हो। डिंग, बर्फ टूट गई और तलवार आधी टूट गई। हालांकि ज़ेया क्विंग्यू ने जो टूटी हुई तलवार पकड़ रखी थी, वह उसकी गर्दन की ओर चली गई। उसने उन्हें आत्महत्या करने में सहायता करने के लिए उकसाया था। साथ ही उसने अपनी स्वयं की जीवन नस को नष्ट करने के लिए अपनी सारी गहन ऊर्जा एकत्र कर ली। जब दोनों गहन अभ्यासकर्ताओं को एहसास हुआ कि क्या हो रहा है, तो वे चौंक गए। उन्होंने यह नहीं सोचा था कि ज़ेया क्विंग्यू उस प्रकार की महिला थी जो उनके आगे झुकने के बजाय टूट जाना पसंद करेगी। उन्होंने अजीब सी चीखें निकाली और उसकी ओर झपटे, लेकिन सब कुछ बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा था। दिव्य उत्पत्ति क्षेत्र हो या न हो, कोई मौका नहीं था कि वे उसे समय पर रोक पाते। इसी समय दूर आकाश से एक नीरस लेकिन असंभव रूप से भयानक गर्जना गूंज उठी। यह अंतरिक्ष के स्वयं स्थानांतरित होने की आवाज थी। उसी समय संपूर्ण विश्व को घेरने वाला एक शक्तिशाली दबाव आकाश से गिरा। ज़ेया क्विंग्यू की तलवार उसकी बर्फ जैसी सफेद गर्दन के संपर्क में आने से पहले ही जम गई। अपनी स्वयं की जीवन नस को नष्ट करने के लिए उसने जो गहन ऊर्जा एकत्रित की थी, वह भी जम गई थी। उसके पूरे अस्तित्व पर छाया दबाव पूरी तरह से अक्षम्य था। इसने उसके शरीर और आभा को इतनी बुरी तरह से जमा दिया कि वह अपना सब कुछ जुटाने के बाद भी एक उंगली भी नहीं हिला सकी। एक बिंदु में ताकत
अन्य दो गहन अभ्यासकर्ताओं के लिए भी यही स्थिति थी। लगभग 300 मीटर लंबा एक छोटा गहरा जहाज आकाश में दिखाई दिया। संदूक के धनुष पर हल्के बैंगनी रंग के वस्त्र पहने एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति खड़ा था, जिसके हाथ उसकी पीठ के पीछे बंधे हुए थे। गहरा संदूक चलते समय एक शक्तिशाली आंधी चला रहा था, लेकिन उनमें से कोई भी किसी भी तरह से मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति को प्रभावित नहीं कर सका। दुनिया की सारी रोशनी उसके व्यक्तित्व पर केंद्रित होती दिख रही थी, जब तक कि कोई उसके अलावा कुछ भी नहीं देख सकता था। उन्हें देखने मात्र से ही दो गहन अभ्यासकर्ताओं को घुटनों के बल झुकने और समर्पण करने का मन हो गया। NOVALBIN ये सब नहीं था। दृश्य से ओझल होने से ठीक पहले उन्होंने गहरे संदूक पर जो गहन प्रतीक देखा, उससे उनकी पुतलियां टूटने के बिंदु तक फैल गईं। यह एक दिव्य चंद्रमा था, चंद्रमा देव क्षेत्र का कुलदेवता। उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि वे एक दिन किसी राजा क्षेत्र से संपर्क करेंगे। अचानक धनुष पर बैठे व्यक्ति ने अपनी नजर घुमाई। मानव प्रतिक्रिया में दैवीय ऊर्जा की एक आत्मा को चकनाचूर कर देने वाली किरण ज़िया क्विंग्यू और दोनों की ओर उड़ गई। हालांकि किरण और गहरा संदूक दोनों अचानक स्थिर हो गए, जैसे कि समय ही रुक गया हो। फिर जमी हुई जगह के बीच वह आदमी धीरे धीरे मिट्टी पर इतना नीचे उतरा कि वह उस पर पैर रखने के लायक भी नहीं थी। तीन आकृतियां अपने मालिक के पीछे पीछे चली और जमीन पर भी उतरी। हालांकि उनकी आंखें आश्चर्य और हैरानी से भरी थीं। अब तक नीले वस्त्र पहने दो गहन अभ्यासकर्ता इतने सदमे में थे कि उनके दिल और यहाँ तक कि उनका रक्त प्रवाह भी पूरी तरह से बंद हो गया था। अपने घुटनों को मोड़ने और कांपती आवाजों में बोलने में उनकी बची हुई सारी इच्छा शक्ति लग गई। हम वे आदरणीय चंद्र देवताओं को नमस्कार करते हैं। वे नहीं जानते थे, और अगर उन्हें पता भी होता तो भी वे इस पर कभी विश्वास नहीं करते कि उनके सामने खड़ा व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि चंद्रमा देव सम्राट युवुया स्वयं थे। सच कहें तो युवुया के पीछे के तीन मून गॉड यह नहीं समझ पा रहे थे कि उनके मून गॉड सम्राट इतनी तुच्छ और सामान्य चीज से निपटने के लिए व्यक्तिगत रूप से क्यों उतरे थे। जबकि ज़िया क्विंग्यू लुभावनी रूप से सुंदर थी, वे सभी जानते थे कि उनका चंद्रमा भगवान सम्राट एक प्रचंड व्यक्ति नहीं था, खासकर एक निश्चित घटना के बाद से। उसके अलावा किसी अन्य महिला के साथ उसका बमुश्किल ही कोई शारीरिक संपर्क हुआ था। अचानक एक विचार एक साथ उनके दिमाग में आया। एक सेकंड रुके, यह महिला, क्या ये सिर्फ मैं हूँ या वह कुछ ऐसी दिखती है? एक मून गॉड मदद नहीं कर सका, लेकिन अपने साथियों को एक ध्वनि प्रसारण भेजा। मौन। उसके दोनों साथियों ने उसे तुरंत शांत कराया। युवुया ने नीले वस्त्र पहने दो गहन अभ्यासकर्ताओं पर एक क्षण भी ध्यान नहीं दिया। शुरू से ही वह ज़िया किंग्युए और ज़िया किंग्युए को अकेले ही देख रहा था। वह वही था जिसने उसके टूटे हुए ब्लेड और उसकी गहन ऊर्जा को इससे पहले कि वह खुद को मार सके, फ्रीज कर दिया था। आपका क्या नाम है? उसने पूछा। उसकी आवाज इतनी उदासीन और गरिमापूर्ण लग रही थी जितनी कोई ईश्वर सम्राट से उम्मीद कर सकता है, लेकिन कोई नहीं जानता था कि वह वास्तव में प्रत्याशा और आशा की एक अप्राकृतिक वृद्धि को दबा रहा था कि उसे भी इसका अंदाजा नहीं था कि यह कहां से आ रहा था। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। ज़िया क्विंग्यू ने उस आदमी को देखा जो आसमान से उतरा था और अपनी उपस्थिति से दोनों खलनायकों को पूरी तरह से शांत कर दिया था। उसे इसमें कोई संदेह नहीं था कि वह इस दुनिया में भी एक असाधारण शक्तिशाली और महत्वपूर्ण व्यक्ति था। उसकी आंखों से पता चलता था कि वह एक ऐसा व्यक्ति था जो लंबे समय से सत्ता में रहने का आदी था, और सामान्य ज्ञान ने तय किया कि उसे उसके चारों ओर बहुत सावधानी से चलना चाहिए। और फिर भी न केवल उसे उससे कोई खतरा महसूस नहीं हुआ, बल्कि उसे उसके प्रति अकथनीय विश्वास की भावना भी महसूस हुई। ज़िया क्विंग्यू, ये पहली बार था जब उसने इस अजीब दुनिया में अपना नाम बोला था। एक अपरिचित नाम, एक गहन आभा जिसने अभी तक दिव्य मार्ग में प्रवेश नहीं किया है। युवुया ने भौहें सिकोड़ ली और एक और सवाल पूछने ही वाला था कि तभी उसे कुछ नजर आया। उनके शिष्य बोध में सिकुड़ गए। द हार्ट ऑफ स्नो ग्लेज्ड ग्लास।
यू गुया की ऊंचाई पर लगभग कुछ भी नहीं था जो उसे अब और परेशान कर सके। हालांकि वह और उसके पीछे के 3 मून गार्ड उसके शब्दों से स्पष्ट रूप से स्तब्ध थे। किसी को लगेगा कि यू गुया के अगले प्रश्न का हॉट ऑफ स्नो ग्लेज्ड ग्लास से कुछ लेना देना होगा, लेकिन इसके बजाय ये कुछ ऐसा था जिसका कोई मतलब ही नहीं था। क्या आप अभी 22 साल के हैं? उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। ज़िया क्विंग्यू की आंखों में भ्रम की रेखाएं झलक गईं। हाँ या नहीं? यू गुया कठोर स्वर में पूछा। उसकी आंखें भी थोड़ी कांप रही थीं। हाँ, ज़िया क्विंग्यू ने उत्तर दिया। उसके जवाब से यू गुया की छाती एक पल के लिए बहुत तेज हो गई। थोड़ी देर की चुप्पी के बाद उन्होंने कहा, उन्हें मार डालो। जैसे ही उसने ये शब्द कहे, बीच में मौजूद मून गार्ड ने कार्रवाई की। नीले वस्त्र पहने 2 गहन अभ्यासकर्ताओं को चांदनी की रोशनी में राख में विलीन होने से पहले कभी चीखने का मौका भी नहीं मिला। जब तक विस्फोट फीका पड़ा, तब तक वह राख भी पूरी तरह शून्य में बिखर चुकी थी। यू गुया अभी भी वहीं खड़ा था जहां वह था। उसने कहा, अब अपने आप को मार डालो। भावहीन आवाज ने तीनों मून गार्डों को आश्चर्यचकित कर दिया। वे तीनों अपने घुटनों पर गिर गए और दाहिनी ओर के मून गार्ड ने घबराते हुए कहा, भगवान सम्राट, हम चंद्रमा भगवान क्षेत्र के प्रति पूरी तरह से वफादार हैं। उन्होंने अपना वाक्य पूरा नहीं किया क्योंकि अचानक हुए एक विस्फोट के कारण उनका काम बाधित हो गया था। यह मून गार्ड ही था जिसने अपनी नस में विस्फोट करके आत्महत्या करने से पहले 2 गहन चिकित्सकों की हत्या कर दी थी। इस दुनिया में केवल एक ही प्रकार का व्यक्ति है जिस पर रहस्य रखने के लिए भरोसा किया जा सकता है। मृत। यू गुया ने धीरे से अपनी आंखें बंद कर ली। मेरे चंद्रमा देव क्षेत्र के चंद्रमा रक्षक इतनी सरल बात नहीं समझ सकते। बचे हुए 2 मून गार्ड कांप गए, लेकिन चुप हो गए। यदि उनके ईश्वर सम्राट चाहते थे कि वे मरें, तो उन्हें मरना ही होगा। उसकी अवज्ञा करने से उन्हें केवल और भी बुरी मौत मिलेगी और उनके परिवारों को नुकसान होगा। चर्चा। और इसलिए 2 मून गार्ड्स ने अपने जीवन की अंतिम चांदनी बिखेरी और आत्महत्या कर ली। तीनों मून गार्ड शक्तिशाली दिव्य संप्रभु थे जो मध्य तारा क्षेत्र में राजा के रूप में शासन कर सकते थे। अब वे सभी मर चुके थे क्योंकि यू गुया ने ऐसा चाहा था। उस समय ज़िया क्विंग्यू इतना हरा भरा था कि उसे ये भी समझ नहीं आ रहा था कि उसके आसपास क्या हो रहा है। अपने पैरों पर खड़े होने और गहन ऊर्जा के एकमात्र टुकड़े को अपनी उंगलियों पर इकट्ठा करने के बाद, जिसे वह नियंत्रित कर सकती थी, उसने पूछा, आप कौन हैं? वह उसके जैसी दिखती है। उसकी उम्र मेल खाती है और उसकी धुंधली गहन ऊर्जा से यह स्पष्ट है कि वह अभी निचले स्तर से ऊपर आई है। उसने ज़िया क्विंग्यू के सवाल का जवाब देने के बजाय खुद से ही आश्चर्य से बुदबुदाया, इस दुनिया में स्नो ग्लेज्ड ग्लास के दूसरे दिल के प्रकट होने के लिए ये केवल उसका ही हो सकता है। अभी यह बताना असंभव था कि उसकी अभिव्यक्ति उत्तेजना की थी या दर्द की। मुझे एक आखिरी सवाल का जवाब दो, उसने फिर पूछा। क्या जब आप 4 साल के थे तब आपकी माँ ने आपको छोड़ दिया था? उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। ज़िया क्विंग्यू की आंखें हिंसक रूप से हिल गईं। वास्तव में, इसे भूल जाओ। हालांकि यू गुया उसकी प्रतिक्रिया देखने से पहले ही दूर हो गया था। क्या ऐसा इसलिए था क्योंकि वह अपेक्षित उत्तर सुनने से डरता था, या इसके विपरीत? आना, मैं तुम्हें किसी के पास ले जाऊंगा। चिंता मत करो, मेरी तुम्हें हानि पहुंचाने की कोई इच्छा नहीं है। अगर मैंने ऐसा किया, तो आप एक उंगली के झटके से भी नहीं बच पाएंगे, भले ही आपके पास लाखों जिंदगियां बची हों। यदि आप मेरे प्रस्ताव को ठुकरा देते हैं, तो आपको एहसास होगा कि आपकी खेती और आपका हॉट ऑफ स्नो ग्लेज्ड ग्लास आपको जल्दी ही रसातल में ले जाएगा। दृश्य धुंधला हो गया और यूचे का परिवेश पहले की तरह धूमिल हो गया। ज़िया क्विंग्यू ने पहले दिन यू गुया का सामना किया था जब उसे ईश्वर क्षेत्र में टेलीपोर्ट किया गया था। उसने वास्तव में उसे इस बारे में बताया था, लेकिन वास्तविक अनुभव को अपनी आंखों से देखकर यूचे को अभी भी दुख हुआ। वह दैवीय पद्धति से साधना करने वाली नहीं थी,
फिर भी उसकी विशेषताएं इतनी उत्कृष्ट थी कि किसी देव सम्राट को भी लुभा सके। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ज़िया क्विंग्यू ने क्या किया, उसके लिए ये हमेशा भयानक तरीके से समाप्त होने वाला था जब तक कि कोई चमत्कार न हो। वास्तव में वह एक घातक स्थिति से बच निकली थी और लगभग तुरंत ही एक गहरी खाई में समा गई थी। हालांकि एक चमत्कार हुआ। उसने सभी लोगों में से यू गुया का सामना किया था और इससे पहले कि उसे कोई वास्तविक नुकसान होता, उसे मून गॉड दायरे में ले जाया गया। हालांकि इस स्मृति के बारे में कुछ उत्सुकता थी। ज़िया क्विंग्यू से पहली बार मिलने के बाद यू गुया की प्रतिक्रिया ने यूचे को बहुत हैरान कर दिया था। यूचे कभी भी यू वगो से व्यक्तिगत रूप से नहीं मिले थे, लेकिन उन्होंने मू जुआनेन से सुना था कि ज़िया क्विंग्यू शक्ल सूरत के मामले में अपनी मां से 3 से 4 दसवीं अधिक मिलती जुलती थी। पहली नजर में कोई भी नहीं सोचेगा कि वह यू वगो की बेटी है। तो यू गुया, एक देव सम्राट, ने अपने जहाज के धनुष से सिर्फ एक नजर के बाद ज़िया क्विंग्यू से बात करने का विकल्प क्यों चुना? आयु, बर्फ से सना हुआ कांच का हृदय, निचला क्षेत्र। जहां तक यूचे बता सकता है, यू गुया ने ये संबंध नहीं बनाया था कि ज़िया क्विंग्यू यू वगो की बेटी हो सकती है। ये प्रश्न पूछ रहे हैं। यह विपरीत था। जैसे ही उसने उसे देखा, उसके मन में यह संभावना आ गई थी, और प्रश्न केवल उसके संदेह की पुष्टि करने के लिए थे। धूसर दुनिया एक बार फिर धूमिल हो गई, और यूचे की आत्मा के समुद्र में एक नया दृश्य सामने आया। ये हरी घास, फूलों के समूह और सुखदायक नदियों के साथ एक अविश्वसनीय रूप से सुंदर पॉकेट दुनिया थी। आकाश में लटकते सौम्य चंद्रमा ने भी परिदृश्य में रहस्य की एक परत जोड़ दी। पॉकेट वर्ल्ड जिसमें व्यवहारिक रूप से कोई भी प्रवेश नहीं कर सकता था और जिसके बारे में कोई नहीं जानता था, वह मून गॉड दायरे के दिव्य मून सिटी में स्थित था। ज़िया क्विंग्यू नीले हरे रंग की छतरी वाले एक ऊंचे, व्यापक पेड़ के नीचे खड़ा था। उसके सामने 2 लोग आमने सामने बैठे थे। पहले व्यक्ति चंद्रमा देवता सम्राट यू गुया थे। दूसरा व्यक्ति लाल पोशाक में पीली दिखने वाली महिला थी। यू गुया की एक उंगली सौर जाल के ठीक ऊपर के क्षेत्र पर दबी हुई थी। ये वह जगह थी जहां हृदय की नस थी। उसकी आंखें बंद थी और उसका दिमाग पूरी तरह एकाग्र था। अनिश्चित समय के बाद अचानक उसके चेहरे पर दर्द झलकने लगा। पकौड़ी, उसकी पलकें अचानक खुल गईं और उसका शरीर जोर जोर से कांपने लगा। अपनी प्रतिक्रिया को दबाने की तमाम कोशिशों के बावजूद उसने मुंह से बदबूदार खून उगल दिया, जिससे जमीन लाल हो गई। गुया, लाल जोड़े वाली महिला ने उसे पकड़ने के लिए झट से हाथ ऊपर उठाया। उसकी कमजोर आवाज गहरी घबराहट से भरी हुई थी। हालांकि यू गुया ने उसे पकड़ लिया और उसकी ओर देखकर मुस्कुराई। शांत हो जाएं, ये बस थोड़ा सा रक्तसार है, इसका मुझ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वह शायद पूरे ब्रह्मांड में एकमात्र व्यक्ति थे जिन्होंने इतना अपमानजनक दावा किया था। मुझे लगता है कि 300 मीटर का उड़ने वाला जहाज इस दुनिया के लिए छोटा है। देवताओं के विरुद्ध अध्याय 1920। चंद्रमा की स्मृति। 4 लाल पोशाक में महिला पीली और सुस्त लग रही थी। उसकी आंखों की रोशनी ऐसी लग रही थी जैसे उसकी ताकत खत्म हो रही हो। उनकी बीमारी इतनी गंभीर थी कि उनके चेहरे पर उम्र के लक्षण दिखने लगे थे। फिर भी किसी को संदेह नहीं होगा कि वह अपने बेहतर दिनों के दौरान बेहद खूबसूरत हुआ करती थी। यूचे को तुरंत पता चल गया कि वह ज़िया क्विंग्यू, यू वगो की मां थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि वह अपनी सास से मिलेगा, एक ऐसी महिला जिसने कभी अपनी सुंदरता से ईश्वर को हिला दिया था और फिर भी ऐसी परिस्थितियों में ऐसा जीवन जी रही थी जिसे केवल दयनीय ही कहा जा सकता है। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। यू गुया अपने पैरों पर खड़ा हुआ और उसे देखकर धीरे से मुस्कुराया। हाल ही में उपचार प्रक्रिया अधिकाधिक सहज होती जा रही है। यदि आप लगभग 24 घंटे आराम करते हैं और इस दौरान अपनी गहन ऊर्जा का उपयोग करने से बचते हैं, तो मुझे यकीन है कि आप समय के साथ बेहतर हो जाएंगे। वगो। उसकी अभिव्यक्ति शांत थी, लेकिन उसकी आंखों में छुपे हुए दर्द की झलक थी। यू वगो को पता था कि वह उसे सांत्वना देने की कोशिश कर रहा था,
इसलिए उसने शांतिपूर्ण मुस्कान के साथ जवाब दिया और कहा, चिंता मत करो बुया, मैं ठीक होने की पूरी कोशिश करूंगा। आखिरकार मैं अभी भी अपनी बेटी के साथ कुछ और साल रहना चाहता हूँ। आपकी सहायता के लिए धन्यवाद वरिष्ठ। वह इस दृश्य को अनगिनत बार देख चुकी थी और फिर भी वह इससे प्रभावित होने से कभी नहीं चूकी। उस समय उसकी माँ को अचानक उसकी यादें और यहाँ तक कि उसकी कुछ गहन ऊर्जा भी वापस मिल गई थी। हालांकि ये वास्तव में टर्मिनल स्पष्टता का मामला था। यू वगो आत्महत्या करने जा रही थी, लेकिन अंततः उसने अपनी पूरी शक्ति के साथ मून गॉड दायरे में लौटने का फैसला किया ताकि वह यूविया से आखिरी बार मिल सके। उसने यह अच्छी तरह जानते हुए भी किया कि उसकी बेवफाई के लिए उसे डांटा जा सकता है और शर्मिंदा होना पड़ सकता है। वह अपने पुराने प्रेमी द्वारा मारे जाने के लिए भी तैयार थी। हालांकि यूविया ने अपने डर के विपरीत किया और लगभग हर उस तरीके को आजमाया जिसके बारे में वह अब तक उसके जीवन को खींचने के बारे में सोच सकता था। यहाँ तक कि वह अपने बहुमूल्य रक्तसार को बार बार खर्च करने की हद तक चला गया। ये लगभग वैसा ही था मानो उसकी माँ का जीवन इतना दुखद था कि क्रूर स्वर्ग भी उसकी मदद नहीं कर सकता था, लेकिन उसे थोड़ा सौभाग्य दे सकता था। युनचे ने जो देखा उससे बहुत प्रभावित हुआ। ये सिर्फ एक भ्रम था, लेकिन वह अभी भी देख सकता था कि यूवगो हवा में एक मोमबत्ती थी जो किसी भी क्षण बुझ सकती थी। उसके लिए यह विश्वास करना कठिन था कि एक राजा क्षेत्र का देव सम्राट एक प्रेमी के जीवन को बढ़ाने के लिए अपने रक्तसार को खर्च करने की हद तक चला जाएगा। ये स्पष्टता भी नहीं था कि उसने ऐसा पहली बार किया था। उनकी जगह कोई भी दंग रह जाएगा। अचानक उसे याद आया कि यूविया एकमात्र देव सम्राट था जो जैस्मीन के हाथों मर गया था जब राजा का साम्राज्य था। पूर्वी दिव्य क्षेत्र ने उसके साथ गिरोह बना लिया था। यूविया जैस्मीन के सबसे अधिक नफरत करने वाले दुश्मनों में से एक था। ये निश्चित रूप से उसकी मृत्यु का एक कारण था, लेकिन उसके रक्तसार का लंबे समय तक यह भी दूसरा कारण हो सकता है। किंगयुए। यूविया ने जिया किंगयुए की ओर देखा। मेरे पास कुछ महत्वपूर्ण बात है जिसके बारे में मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। कृपया बोले वरिष्ठ। वह देख सकती थी कि यूविया इस बारे में गंभीर थी। चंद्रदेव सम्राट ने अपने शब्दों को चुनने में एक पल लिया, लेकिन अंत में उन्होंने फैसला किया कि वह स्पष्ट रूप से बोलेंगे, मैं चाहता हूं कि आप चंद्रदेव महारानी बने। युनचे को इस बारे में पहले ही पता चल गया था, इसलिए निश्चित रूप से वह इस रहस्योद्घाटन से बिल्कुल भी चौंका नहीं था। हालांकि उस समय के जिया क्विंग्यू के लिए ऐसा नहीं कहा जा सकता था। क्या कहा आपने? उसकी भौहें तन गईं और उसकी आंखों में कृतज्ञता की जगह तुरंत ठंडक आ गई। वह उससे एक कदम दूर भी चली गई। ये वैसा नहीं है जैसा आप सोचते हैं। कृपया मुझे अपनी बात खत्म करने का समय दीजिए। यूविया को जिया क्विंग्यू की प्रतिक्रिया से जरा भी आश्चर्य नहीं हुआ। उन्होंने उदासीन स्वर में कहा, सीधे शब्दों में कहे तो यह आपके लिए बस एक खोखली उपाधि होगी। आपको चंद्रमा देव महारानी से अपेक्षित कोई भी कर्तव्य नहीं निभाना होगा। खाली। जिया क्विंग्यू की नाराजगी गहरी और उदासीन बनी रही। यदि आप मुझे केवल एक शाही उपपत्नी की उपाधि दे रहे हैं, तो निश्चित रूप से। हालांकि चंद्रमा देव महारानी पूरी तरह से एक अलग चीज है। एक शानदार शादी आयोजित की जानी चाहिए और पूरे ईश्वर क्षेत्र को निमंत्रण भेजा जाना चाहिए। शीर्षक कुछ भी हो लेकिन अर्थहीन है। शांत हो जाओ किंगयू। इस बार यूवगो ने ही बात की थी। उसने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया और सुखदायक हवा जैसी आवाज में बोली, मैं तुमसे वादा करती हूँ कि उसे तुम में उस तरह से कोई दिलचस्पी नहीं है। बस उसे पहले खत्म करने दो। क्या तुम करोगे? यूविया ने सिर हिलाया। आप सही हैं। मैं एक शानदार शादी आयोजित करूंगा और मैं सभी देशों को निमंत्रण भेजूंगा। हालांकि शादी में शामिल होने वाली दुल्हन आपकी माँ है, आप नहीं। मैं आपसे केवल एक बार अपना चेहरा दिखाने के लिए कहता हूँ। Nob.lb1n। जिया क्विंग्यू और भी अधिक भ्रमित हो गई। आप क्या कह रहे हैं वरिष्ठ? यूविया ने समझाया, जब समय आएगा मैं डिवाइन मून सिटी में इतिहास के सबसे महान दिव्य चंद्रमा को धारण करूंगा।
विवाह समारोह से पहले आप संक्षिप्त रूप से प्रकट होंगे ताकि दुनिया आपका चेहरा, आपकी आभा और आपका नाम याद रखे। उन्हें एहसास होगा कि आपके पास हॉट ऑफ स्नो ग्लेज्ड ग्लास और 9 प्रोफाउंड एक्सक्लूसिव बॉडी है और वे समझेंगे कि मैंने आपको मून गॉड महारानी क्यों बनाया। उसके बाद मैं मून स्टार प्रतिस्थापन तकनीक को क्रियान्वित करूंगा और आपकी आभा को आपकी मां तक पहुंचाऊंगा। ये बहुत लंबे समय तक नहीं रहेगा, लेकिन आकाश में दिव्य चंद्रमा की समृद्ध चंद्र आभा के साथ मिलकर ये सभी को इतने लंबे समय तक मूर्ख बनाएगा कि हम आपकी मां के साथ विवाह समारोह समाप्त कर सकें। यू गुया ने धीरे से अपनी आंखें बंद कर ली और गंभीरता से कहा, मुझे हमेशा इस बात का अफसोस रहा है कि मैं उस समय तुम्हारी मां से शादी नहीं कर सका। हास्यास्पद। यू गुया के प्रति उसके एहसान पहाड़ जितने भारी थे, लेकिन फिर भी वह खुद को शब्दों को उगलने से नहीं रोक सकी। यदि आप वास्तव में मेरी मां से प्यार करते हैं, यदि आप वास्तव में उनसे शादी करना चाहते हैं, तो आप जनता की राय की परवाह नहीं करेंगे। यू गुया ने धीरे से अपना सिर हिलाया। मैं अपना बचाव नहीं करूंगा। यदि एक दिन आप मेरी स्थिति में होंगे, तो आप समझेंगे कि बहुत सी चीजें हैं जिन्हें एक देव सम्राट भी हल नहीं कर सकता है। हालांकि तुम्हारी मां से शादी करना और मेरे जीवन भर के पछतावे को दूर करना मेरे प्रस्ताव का द्वितीय उद्देश्य है। मैं ये कर रहा हूँ आपकी खातिर, मेरे लिए। किंग यू, हो सकता है कि आप निचले लोकों से आए हों, लेकिन आप समझते हैं कि आप वास्तव में कितने खास हैं, है ना? यू गुया की आवाज गहरी हो गई। द हॉट ऑफ स्नो ग्लेज्ड ग्लास, द 9 प्रोफाउंड एक्सक्लूसिव बॉडी। ये दोनों विशेषताएं, विशेष रूप से स्नो ग्लेज्ड ग्लास का हृदय, जो 6 लाख साल पहले फिर से प्रकट नहीं हुआ था, को स्वर्गीय तरीके से एक अद्वितीय उपहार माना जाएगा। वास्तव में हॉट ऑफ स्नो ग्लेज्ड ग्लास के पिछले मालिक स्वयं शाश्वत स्वर्ग क्षेत्र के संस्थापक पूर्वज थे। हालांकि हॉट ऑफ स्नो ग्लेज्ड ग्लास और 9 प्रोफाउंड एक्सक्लूसिव बॉडी दोनों एक ही व्यक्ति पर दिखाई देते हैं। यू गुया ने थोड़ी आह भरी। मैंने पिछले कुछ वर्षों में कई धर्म ग्रंथों का अध्ययन किया है, इसलिए मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि यह संपूर्ण में अभूतपूर्व है ईश्वर क्षेत्र का इतिहास। वह समझ गई कि वह क्या कह रहा है। आखिरकार वह बच्ची नहीं थी जो पहली बार ईश्वर क्षेत्र में आने पर कुछ भी नहीं जानती थी। पिछले कुछ वर्षों से आपने इस जेब की दुनिया से एक भी कदम नहीं उठाया है। ये कारावास नहीं है, लेकिन यह एक कारावास भी हो सकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जैसे ही आप खुद को दुनिया के सामने प्रकट करेंगे, आपका अस्तित्व पूरे ईश्वर क्षेत्र को हिला देगा। जिस क्षण उन्हें पता चलता है कि आपके पास स्नो ग्लेज्ड ग्लास का दिल और 9 गहरा उत्तम शरीर है, आप अपने जीवन में कभी भी शांति का आनंद नहीं लेंगे। क्या वह शीर्षक सचमुच मेरी रक्षा करेगा? ज़िया क्विंग्यू ने संदेह पूर्वक पूछा। उस समय पूरी दुनिया जानती थी कि मेरी माँ आपकी महारानी थी, लेकिन वह फिर भी अपने खलनायकों के चंगुल से भागने में असफल रही। ज़िया क्विंग्यू के आरोप ने यू गुया की सबसे दर्दनाक यादों को प्रकाश में ला दिया। उसकी विशेषताएं विकृत हो गईं, और अंततः उसे यह कहने के लिए खुद को शांत करने में कुछ क्षण लग गए, और मैंने अपना सबक सीख लिया है। खाली शीर्षक आपकी रक्षा नहीं करेगा। नहीं, उसने अपना हाथ उठाया और एक बैंगनी रोशनी को बुलाया जो क्रिस्टल की तरह शुद्ध दिख रही थी। लेकिन मेरी बैंगनी तोरण दिव्य शक्ति और मेरा सिंहासन होगा। इस बार उनकी घोषणा से यू वगो भी हैरान रह गए। यू वगो ने खुद से फुसफुसाते हुए कहा, आखिर वह मजाक नहीं कर रहा था। आप चाहते हैं कि मैं आपकी पर्पल तोरण दिव्य शक्ति का उत्तराधिकारी बनूं? ज़िया क्विंग्यू को अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। वह निचले क्षेत्र में पैदा हुई थी, इसलिए निश्चित रूप से उसके पास अपने चंद्रमा भगवान की वंशावली नहीं थी। हालांकि उसके 9 गहन उत्तम शरीर ने उसे किसी भी दिव्य शक्ति को पूरी तरह से प्राप्त करने की अनुमति दी, भले ही वह चंद्रमा भगवान की दिव्य शक्ति हो। और मेरा सिंहासन, यू गुया ने अथक जोर दिया। किंग यू, आप अंततः चंद्रमा देवता क्षेत्र के लिए एक बाहरी व्यक्ति हैं, और यहाँ तक कि यह तथ्य कि आप 9 प्रोफाउंड एक्सक्लूसिव बॉडी और हॉट ऑफ स्नो ग्लेज्ड ग्लास दोनों रखते हैं,
यह मेरे क्षेत्र को आपके साथ हमारे जैसा व्यवहार करने के लिए पर्याप्त नहीं है। हालांकि यदि हम आपको चंद्र देवता की महारानी बनाना चाहते हैं, तो मेरे द्वारा अपनी शक्तियां और अपना सिंहासन आपको सौंपने के विरुद्ध आपत्तियां इतनी भारी नहीं होंगी कि मैं इसे होने के लिए मजबूर न कर सकूं। ज़िया क्विंग्यू ने धीरे से अपना सिर हिलाया। मैं नहीं समझता। यू हुआ ने ज़िया क्विंग्यू की आंखों में उस तरह से देखा जैसे किसी ईश्वर सम्राट पर होना चाहिए, और केवल शुद्धतम ईमानदारी के साथ। जब मैं कहता हूँ कि मैंने ये चुनाव आवेश में आकर नहीं किया है, तो मुझ पर विश्वास करो। मैंने अपना मन बनाने से पहले काफी देर तक सोचा। संक्षेप में, यू हुआ ज़िया क्विंग्यू को अपने चंद्रमा भगवान की दिव्य शक्ति और एक देव सम्राट के सिंहासन की पेशकश कर रहा था। एक समय के लिए, यहाँ तक कि उसे भी विश्वास नहीं हो रहा था कि वह ऐसा निर्णय लेगा। हालांकि उन्हें यकीन था कि ज़िया क्विंग्यू उनके प्रस्ताव को स्वीकार कर लेगी। उसके पास वर्तमान ब्रह्मांड के लिए उपलब्ध उच्चतम स्तर की शक्ति और स्थिति को अस्वीकार करने का कोई कारण नहीं था, चाहे वह उसकी अपनी सुरक्षा के लिए हो या अपने भाग्य पर नियंत्रण के लिए। हालांकि उसने ज़िया क्विंग्यू को धीरे धीरे लेकिन दृढ़ता से स्पष्ट अस्वीकृति में अपना सिर हिलाते हुए देखा। वरिष्ठ, मैं और मेरी माँ आपके ऊपर जो एहसान मानते हैं वो पहाड़ जितना भारी है। अगर एक दिन मुझे उन्हें चुकाने के लिए मरना पड़ा, तो भी मैं अपने दिल में जरा भी अफसोस या नाराजगी के बिना अपनी मौत की ओर बढ़ूंगा। ज़िया क्विंग्यू की आंखें दर्पण की तरह साफ थीं, और उसकी आवाज में लगभग कोई संघर्ष या झिझक नहीं थी। हालांकि मैं इस बात से सहमत नहीं हो सकता। क्यों? यू हुआ की भौहें गहरी उलझन में पड़ गईं। चाहे आप हो, आपकी माँ हो या मैं, ये व्यवस्था हम सभी के लिए बिल्कुल फायदेमंद है। यहाँ तक कि अगर शादी समारोह के दौरान कुछ भी हुआ, तो मैं ही वह व्यक्ति हूँ जो सभी परिणाम भुगतेगा। आपके पास इसे अस्वीकार करने का क्या संभावित कारण है? ज़िया क्विंग्यू ने बस अपनी आंखें बंद कर ली और कहा, आपको निराश करने के लिए मुझे खेद है। कोई भी संभवतः ये नहीं जान सका कि वह उस समय क्या सोच रही थी। क्विंग्यू, आप बस गोया। यू वगो ने हल्के से अपने प्रेमी को टोक दिया। अगर वह इसे स्वीकार नहीं करना चाहती तो उस पर दबाव न डालें। उसकी नर्म फटकार यू हुआ को उसके शब्दों को वापस अपने गले में उतारने के लिए पर्याप्त थी। उन्होंने एक शांत आह भरी और कहा, शायद मैंने बहुत जल्दी कर दी थी। इस पर विचार करने के लिए अपना समय लें क्विंग्यू। बस इतना जान ले कि मेरे पास ज्यादा समय नहीं बचा है। आपका क्या मतलब है? ज़िया क्विंग्यू ने ऊपर देखा। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा ये लगता है, यू हुआ ने उदासीन स्वर में उत्तर दिया। मुझे स्वर्गीय रहस्य क्षेत्र से एक भविष्यवाणी मिली है। मैं ज्यादा से ज्यादा 5 साल में मर जाऊंगा। वह उसे बताना चाहता था कि उसकी माँ के पास भी समय खत्म हो रहा है, लेकिन वह संभवतः इतना क्रूर नहीं कह सकता था। यू वगो की उपस्थिति में चीजें। ज़िया क्विंग्यू थोड़ा सा घबरा गया। वरिष्ठ, आप चंद्रमा देव सम्राट हैं। आप ऐसे कैसे विश्वास कर सकते हैं? मुझे पता है कि आपका क्या आशय है। यू हुआ ने धीमे स्वर में आगे बढ़ने से पहले उसे रोका। हालांकि ये स्वर्गीय रहस्य क्षेत्र की एक भविष्यवाणी है। यू वगो के बगल में आधा झुकने से पहले उसने ज़िया क्विंग्यू के साथ उस अशुभ नोट पर अपनी बात समाप्त की। उसे कोमल चांदनी के कंबल में ढंकने के बाद उसने कहा, ठीक से आराम करो वगो। मैं कल आपसे मिलने वापस आऊंगा। यू वगो ने उसकी ओर देखा और कहा, तुम एक व्यस्त आदमी हो। तुम्हें मुझसे बार बार मिलने की जरूरत नहीं है। यू हुआ बस मुस्कुराए और यू वगो के गाल पर अपनी उंगली घुमाई। उसकी हरकत इतनी कोमल थी कि ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी गर्म जैद को छू रहा हो जो जरा सा छूने पर टूट सकता है। अंततः वह अपने पैरों पर खड़ा हुआ और जेब की दुनिया से दूर चला गया। यू हुआ को विदा करने के बाद ज़िया क्विंग्यू अपनी माँ के पास गई और उससे नर्म स्वर में पूछा, क्या उसने जो कहा, क्या आपकी भी इच्छा है माँ? यू वगो ने अपनी बेटी का हाथ पकड़ा और धीमी लेकिन कमजोर आवाज में कहा, हाँ। यह मुझे आजीवन अफसोस रहेगा कि हम शादी नहीं कर पाए। लेकिन ज़िया हुनई की छवि यू वगो की आंखों में चमक गई।
उसके दिल को छेद गई और दर्द उसकी पूरी आत्मा में फैल गया। उसने मुस्कुराने से पहले छवि साफ करने के लिए अपना सिर हिलाया। कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम मेरी बेटी हो, किंग यू। मैं चाहता हूँ कि आप वह जीवन जीने में सक्षम हो जो आप जीना चाहते हैं। आपको अपने आप को कुछ ऐसा करने के लिए मजबूर नहीं करना है जो आप नहीं करना चाहते। ज़ेया क्विंग्यू के होंठ अलग हो गए, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। इसके बारे में बोलते हुए यू वगो की नजर और मुस्कान अचानक गर्म हो गई। ऐसा लगता है कि जिस यूनचे के बारे में आपने बात की थी, उसके साथ आपका रिश्ता आपके द्वारा बताए गए रिश्ते से कहीं अधिक गहरा था। चौंक कर ज़ेया क्विंग्यू ने थोड़ा अचंभित होकर उत्तर दिया, हम पति पत्नी थे, लेकिन हमने अपनी शादी को अंतिम रूप नहीं दिया। इसके अलावा हमारी शादी के दिन के बाद मैंने उसे छोड़ दिया, और उसके बाद हम जितनी बार एक दूसरे से मिले, उसे उंगलियों पर गिना जा सकता है। इसे ध्यान में रखते हुए ये संभवतः एक गहरा रिश्ता कैसे हो सकता है? फिर भी ज़ेया क्विंग्यू ने अपना सिर हिलाया। मुझे लगता है इस तरह के प्रस्ताव को स्वीकार करना मुश्किल है, भले ही वह अब इस दुनिया में नहीं है। यू वगो ने अपनी बेटी की आंखों को ध्यान से देखा। मुझे दुख है कि आपका लड़का स्वर्ग की ईर्ष्या से बच नहीं सका, लेकिन मुझे अब भी लगता है कि वह बहुत भाग्यशाली है कि आप जैसा कोई व्यक्ति उसकी देखभाल करता है। यू वगो ने फिर विषय बदल दिया और कहा, हालांकि आपको ये समझना चाहिए कि 9 प्रोफाउंड एक्सक्लूसिव बॉडी और हॉट ऑफ स्नो ग्लेज्ड ग्लास दोनों का होना कितना बड़ा सौभाग्य और दुर्भाग्य है। यदि आपने इस महत्वाकांक्षी और खतरनाक दुनिया में मार्गदर्शन के बिना खेती की होती, तो स्वर्ग जानता है कि आपको इस जगह को छोड़ने में कितना समय लगा होता। ज़ेया क्विंग्यू ने आसमान की ओर देखा और चकित होकर कहा, मुझे एहसास ही नहीं हुआ कि इतना समय बीत गया। जब वह अपनी माँ के साथ नहीं थी, तो वह या तो ईश्वरीय क्षेत्र के बारे में पढ़ रही थी या खेती कर रही थी। बाद वाले ने यहाँ बिताए समय का कम से कम 80% समय व्यतीत किया। अब जब उन्होंने इसका उल्लेख किया है, तो मुझे वास्तव में ये देखने का मन हो रहा है कि बाहरी दुनिया क्या कर रही है। ओह नहीं, आप ऐसा नहीं करेंगे। यू वगो ने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया। अगर आप किसी तरह मुझे हाँ कहने के लिए मना भी लें, तो भी उसने ही प्रवेश द्वार पर अवरोध खड़ा किया था। इस स्थान पर केवल उन्हीं लोगों को प्रवेश की अनुमति है जो उनसे सीधे तौर पर खून से जुड़े हुए हैं। साथ ही आप जानते हैं कि उसने आपको यहाँ क्यों कैद किया है। ऐसा इसलिए है ताकि आप शांति और शांति का आनंद ले सकें। मैं समझता हूँ। बाहरी दुनिया की बात करते हुए यू वगो की आवाज अचानक नर्म हो गई और उसकी आंखें फोकसहीन हो गईं। आज तुम्हारे पापा का जन्मदिन है ना? उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। ज़ेया क्विंग्यू के होंठ बुदबुदाते हुए खुले। पिता का जन्मदिन। अचानक उसे एहसास हुआ कि उसे अपने पिता का जन्मदिन याद नहीं है। शायद ऐसा इसलिए था क्योंकि उसने दिन में बहुत देर तक बात की थी, लेकिन यू वगो की आभा में अचानक कमजोरी के संकेत दिखे। ज़ेया क्विंग्यू ने जल्दी से अपनी माँ को सहारा दिया, उसे घास पर लिटा दिया और कहा, ठीक से आराम करो माँ। आमीन, यू वगो ने जवाब दिया और अपनी आंखें बंद कर ली। थोड़ी देर बाद वह शांतिपूर्ण नींद में सो गई थी। एक पल के लिए अपनी माँ को देखने के बाद ज़ेया क्विंग्यू अपने पैरों पर खड़ी हो गई और लगभग लक्ष्यहीन होकर चलने लगी। ज़ेया होनाई, मेरे पिता, उनसे मिले कई साल हो गए थे, लेकिन फ्रोजन क्लाउड इमोर्टल पैलेस में प्रवेश करने के बाद मैं एक बार भी उनसे मिलने नहीं गया था। आज मुझे एहसास हुआ कि मुझे उसका जन्मदिन भी याद नहीं था। वह मेरी माँ से बहुत प्यार करता था। वह उसकी तस्वीरें देखकर खुद ही रोने लगता था। वह अक्सर अपनी सांसों के बीच उसका नाम बुदबुदाता था। उसके जाने के बाद उसने फिर कभी तार नहीं बजाया। मैं चाहता था कि वह मेरी माँ के साथ फिर से मिल जाए। यही कारण था कि मैंने सबसे पहले खेती करना शुरू किया। तो क्यों मुझे उसके बारे में इतना कम क्यों याद है? और मेरे पास सिर्फ वही यादें क्यों हैं जो मेरी माँ से जुड़ी हैं? ईश्वर क्षेत्र में अपने समय के दौरान मैंने फ्रोजन क्लाउड इमोर्टल पैलेस, युवानबा, ब्लू विंड नेशन के भाग्य और कई अन्य चीजों के बारे में सोचा था।
लेकिन उसके बारे में नहीं, एक बार भी नहीं। मुझे अब उसका चेहरा भी ठीक से याद नहीं है। वह 16 वर्षों तक मेरे पिता रहे। 16 साल की यादें, और वे इतनी धुंधली हैं कि ऐसा लगता है जैसे वे पहले कभी अस्तित्व में ही नहीं थी। क्या मैं सचमुच इतना निर्दयी व्यक्ति हूँ? भगवान जाने कितनी देर तक वह इसी अवस्था में चलती रही। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाती, वह पॉकेट वर्ल्ड के प्रवेश द्वार पर पहुंच चुकी थी। हल्के बैंगनी रंग की बाधा हल्की लेकिन दृढ़ रोशनी से चमक रही थी। उस अवरोध को देखने के बाद, जिस पर वह मूर्त और अमूर्त दोनों कारणों से कदम नहीं रख सकती थी, उसने अचानक पाया कि वह उसे छूने के लिए अपना हाथ उठा रही है। वह नहीं जानती थी क्यों। अपेक्षित प्रतिरोध और बेसुरे शोर के बजाय उसका हाथ ठीक इसके बीच से गुजर गया जैसे कि यह कभी नहीं हुआ था। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। बहुत देर तक ज़िया किंगयुए केवल अपने हाथ और छेदी हुई बाधा को ही घूरती रही। इसे वापस लेने के बाद वह अचानक अपनी माँ के पास वापस चली गई। यू वगो अभी भी शांति से सो रहा था। उसके पास खून का तालाब था जिसे यू गुया ने कुछ समय पहले थूक दिया था। बिना किसी स्पष्ट कारण के दिल तेजी से धड़क रहा था। ज़िया क्विंगयू ने अपनी उंगलियों से खून की एक बूंद निकाली और यू गुया के खून से एक और। जब रक्त के दो मोती एक दूसरे से संपर्क में आए और एक दूसरे के साथ पूरी तरह से घुल मिल गए, तो उसकी आंखों का ध्यान पूरी तरह से खो गया। इस तरह के और अपडेट के लिए कृपया हमारे चैनल ऑडियो बुक्स 108 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन सक्षम करें। धन्यवाद।